हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने मेंस की 10 सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम सारे टेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। पेपर नंबर फर्स्ट, जो कि हम पार्ट 1 से यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रचनाकार है विंसेंट ऑथर स्मिथ। वर्णन किया गया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मोहम्मद गौरी के आक्रमण तक का ऐतिहासिक वर्णन है। विशेषता है कि भारतीय इतिहास पर पहली विस्तृत वर्णन है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? विंसेंट ऑथर स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। 6वीं शताब्दी तब ईसा पूर्व से मोहम्मद गौरी के आक्रमण तक का ऐतिहासिक वर्णन है। भारतीय इतिहास पर पहली विस्तृत वर्णन है। मालवा संवत विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। इसे ही मालवा संवत या फिर कृत संवत भी कहा जाता है। इसमें राजा विक्रमादित्य के शकों को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। इस संवत के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने संपूर्ण देशवासियों का ऋण स्वयं चुकाया था। इसका संबंध मालवा से होने के कारण ही इसे मालवा संवत कहते हैं। यह नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो मालवा संवत क्या है? विक्रम संवत, जो कि 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था, उसे ही मालवा संवत या फिर कृत संवत कहा जाता है। राजा विक्रमादित्य के शकों को पराजित करने का उल्लेख इसमें है। संवत के अनुसार जो राजा विक्रमादित्य हैं, उन्होंने संपूर्ण देशवासियों का ऋण माफ कर दिया था, स्वयं चुका दिया था और इसका संबंध मालवा से है, इसलिए इसको मालवा संवत कहा जाता है। और नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर मालवा संवत है। पंच महायज्ञ, वैदिक कालीन गृहस्थ कार्यों को 5 महायज्ञों के अनुष्ठान का उल्लेख किया गया है। इसमें पहले आता है ब्रह्मयज्ञ, जो कि पाठ पाठन से संबंधित है। पितृयज्ञ, जो कि पितरों से संबंधित है। देवयज्ञ, देवताओं से संबंधित है। नित्य, जो कि अतिथियों से संबंधित है। और बलि यज्ञ, जो कि समस्त जीव और पर्यावरण से संबंधित है। तो वैदिक कालीन जो गृहस्थ आर्य थे, उनके लिए 5 महायज्ञों का अनुष्ठान बताया गया है। तो पहले 5 में कौन आते हैं? ब्रह्मयज्ञ, पाठ पाठन से संबंधित है। पितृयज्ञ, पितरों से संबंधित है। बलि यज्ञ, समस्त जीव और पर्यावरण से संबंधित है। देव यज्ञ, देवताओं से संबंधित है। और यज्ञ, जो कि अतिथियों से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध संगीति, जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध अर्थात उपसर्ग दुर्भिक्षा। जैन दर्शन के अनुसार संलेखना से आशय क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, देखो। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। समय था लगभग ईसा की पहली शताब्दी में। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। और इसकी विशेषता थी कि यह बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय के रूप में हो गया था। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में, लगभग ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र और अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान शाखा में। संलेखना प्रथा क्या होती है? यह जैन धर्म से संबंधित एक प्रसिद्ध अर्थात उपसर्गीय दुर्भिक्षा है। जैन दर्शन के अनुसार संलेखना से आशय उपवास करना, प्राण त्याग करने से होता है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के माध्यम से श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। तो संलेखना विधि क्या है? तो यह एक उपवास की प्रक्रिया है जिसमें प्राण त्यागे जाते हैं। यह जैन धर्म से संबंधित एक उपसर्ग दुर्भिक्षा है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा श्रवण बेलगोला में संलेखन विधि के माध्यम से ही प्राण त्यागे गए थे। घनानंद, नंद वंश का प्रमुख अंतिम शासक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर और घनानंद के मध्य युद्ध हुआ था। नहीं हुआ था, आए नहीं थे सिकंदर युद्ध करने। यूनानी लेखों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या मौर्य वंश करवा
कर मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी। तो घनानंद कौन है? यह नंद वंश का प्रमुख और अंतिम शासक था। 323 में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब घनानंद का ही शासन था भारत पर। और यूनानी जो लेखक हैं उन्होंने घनानंद को अग्रमीश कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या करवाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो महाश्रेष्ठी, यह श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान होता था उन्हें महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेष्ठी न्यायालय का प्रमुख होता था। यह व्यापारिकों को ऋण प्रदान करता था, विवाद निपटारा करता था, व्यवसाय ये व्यापारिक हितों और नीतियों के संबंध में राजाओं को सलाह प्रदान करता था। जातक ग्रंथों के अनुसार 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। तो महाश्रेष्ठी कौन थे? तो यह मौर्य काल में व्यापारिक संस्थानों के श्रेणी ग्रिड कहलाते थे। इन श्रेणियों का जो प्रधान न्यायालय का प्रधान होता था उसे महाश्रेष्ठी कहते थे। यह व्यापारियों को ऋण प्रदान करता था, उनके विवाद को निपटाता था, व्यवसायिक हितों और नीतियों के संबंध में राजाओं को सलाह देता था। जातक ग्रंथों के अनुसार 18 प्रकार के श्रेणी का उल्लेख है। पुहार क्या है? चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह और नगर था। इस शहर की स्थापना राजा करिकाले या चोल शासक के द्वारा की गई है। यह वर्तमान में तमिलनाडु के मल्लाई दुरई जिले में अवस्थित है। यह प्राचीन समुद्रों रोमन व्यापार हेतु प्रसिद्ध थे। इसका अन्य नाम पुमपुराह या कावेरी पुमपट्टनम है। तो पुहार क्या है? तो पुहार जो चोलकालीन बंदरगाह था, नगर था, उस वह है। इसकी स्थापना करिकाल चोल शासक के द्वारा की गई थी। यह वर्तमान में तमिलनाडु के मलाईदुरई में स्थित है। यह रोमन व्यापार हेतु प्रसिद्ध था यह स्थान, और इसका नाम पूमपुआर या फिर कावेरी पुमपट्टनम है। संधि विग्रहिक गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वर्णित है। इसे युद्ध मंत्री के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य युद्ध और संधियों के विषय से संबंधित था। तो संधि विग्रहिक क्या है? यह गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी है, युद्ध मंत्री भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि यह युद्ध और संधि की विषयों से संबंधित कार्य करता था। अष्टांगिक हृदय, रचनाकार है इसके व्याघ्रभट्ट। विषय है आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है, गुप्तकालीन ग्रंथ है और व्याघ्रभट्ट के गुरु धन्वंतरी थे। तो अष्टांग हृदय क्या है? तो यह इसके जो रचयिता हैं वह है व्याघ्रभट्ट। इसका विषय है आयुर्वेद से संबंधित गुप्तकालीन ग्रंथ है, और जो व्याघ्रभट्ट हैं यह इनके गुरु थे धन्वंतरी। ममल्ल शैली क्या होती है? ममल्ल शैली यह दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली है। इसका विकास पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के समय हुआ था। इसने ममल्ल की उपाधि धारण की थी। इस कारण से इस शैली को ममल्ल शैली कहा जाता है। इस शैली के 2 प्रकार के मंदिर बनते हैं। पहले आते हैं मंडप, जिसमें कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है, और दूसरा आता है रथ मंदिर का सत्र पैगोडा, इसका उदाहरण है। तो ममल्ल शैली क्या है? तो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनकी जो निर्माण की शैली है वह ममल्ल शैली है। तो इसका विस्तार पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के समय हुआ था, क्योंकि इसने मल्ल की उपाधि धारण की थी ममल्ल की, इसे इस शैली को ममल्ल शैली कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार से मंदिरों का निर्माण किया जाता है। पहले मंडप बनाए जाते हैं, जैसे कि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर और रथ मंदिर। रथ बनाए जाते हैं, तो रथ मंदिर का जो सतपैगोड़ा है वो। विलसड़ स्तंभलेख, कुमार गुप्त के शासनकाल की प्रथम तिथि 415 ईस्वी का वर्णन है। इसमें वर्णन मिलता है कि कुमार गुप्त ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन कराया था। विलसाड़ स्तंभलेख से गुप्त राजाओं की वंशावली का भी वर्णन मिलता है। वर्तमान में यह एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। विलसाड़ स्तंभलेख, यह विलसाड़ स्तंभलेख है, यह गुप्त की या फिर कुमार गुप्त के शासनकाल की प्रथम तिथि 415 ईस्वी का वर्णन करता है। इसका वर्णन है कि कुमार गुप्त ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन कराया था। विलसाड़ स्तंभलेख से गुप्त राजाओं की वंशावली का वर्णन मिलता है। यह वर्तमान में एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अरेकमेरु अवस्थित है आधुनिक पांडिचेरी में, प्रसिद्ध है। यह एक प्राचीन कालीन पुरातात्विक स्थल और बंदरगाह है। विशेषता है कि यह प्राचीन रोमन व्यापार का केंद्र था
तथा वहाँ से रोमन वस्तुएं प्राप्त की जाती थी। अन्य नाम है इसका पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, से भी इसे पेडोक कहा गया है। उत्खननकर्ता जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर थे। अरेकमेडू कहाँ है? वर्तमान में पुदुचेरी में है। प्राचीन कालीन एक पुरातात्विक शहर और बंदरगाह है। यह रोमन व्यापार का केंद्र था क्योंकि यहाँ से रोमन वस्तुएं प्राप्त की जाती थी। इसका नाम पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में पेडोक मिलता है और इसका उत्खनन किया है जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने। महाभाष्य रचनाकार है इसकी महर्षि पतंजलि। विशेषता है संस्कृत व्याकरण पर प्रथम पुस्तक लिखी है। अन्य तथ्य है अष्टाध्यायी और वार्तिक पर व्याकरण के चयनित नियमों पर भी टीका किया है। तो महाभाष्य के रचयिता है महर्षि पतंजलि। विशेषता है इसके संस्कृत व्याकरण पर प्रथम पुस्तक थी। अष्टाध्यायी व वार्तिका का व्याकरण के चयनित नियमों पर टीका किया गया है। वैशव पुराण लिंगायत संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वैशव का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना वल्लकुर्की सोमनाथ ने की है। वैशव पुराण क्या है? तो लिंगायत संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक में जो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु, उनके बारे में और उनके शिष्य वैशव के बारे में उल्लेख किया गया है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? वल्लकुर्की सोमनाथ के द्वारा। अब आते हैं हमारे 5 मार्कर्स। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की तरह पतन के प्रश्न भी एक जटिल समस्या है। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने पृथक पृथक मत दिए हैं, जिसे इसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले आते हैं आकस्मिक पतन का सिद्धांत और दूसरा आता है कार्मिक पतन का सिद्धांत। आकस्मिक पतन के सिद्धांत में बाढ़ या जलीय आपदा, आर्यों का आक्रमण, सूखा या फिर पारिस्थितिक असंतुलन। तो पहले आते हैं हमारे आकस्मिक पतन का सिद्धांत। बाढ़ या जलीय आपदा, यह कारण जॉन मार्शल और SR राव ने दिया है। इसके साक्ष्य हमें मोहनजोदाड़ो के बाढ़ के साक्ष्य से मिलते हैं, जैसे कि कीचड़ युक्त मिट्टी का भराव। और खंडन कौन करता है? तो बाढ़ सिर्फ मोहनजोदाड़ो के लिए कारण हो सकती है, लेकिन संपूर्ण सभ्यता के लिए नहीं। तो पहला कारण क्या था? जो कि आकस्मिक पतन हो सकता है, तो बाढ़ या जलीय आपदा। तो इसके कारण किसके द्वारा बताए गए हैं? तो जॉन मार्शल ने और SR राव है, उनने बताया है। उनने बोला था कि जो मोहनजोदाड़ो में बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं, कीचड़ युक्त मिट्टी का भराव मिला है, उससे पता चलता है कि यहाँ बाढ़ आई होगी और सब बह गया होगा। लेकिन कई विद्वान इसका खंडन करते हैं कि बाढ़ सिर्फ मोहनजोदाड़ो में साक्ष्य मिलते हैं, तो सिर्फ मोहनजोदाड़ो ही बहना चाहिए ना, संपूर्ण सभ्यता कैसे बह गई। फिर दूसरा आता है आर्य आक्रमण। गार्डन चाहत डव मार्टिमर व्हीलर द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था कि आर्यों ने आक्रमण किया है। किसने कहा था कि भैया गार्डन में घूम रहे होंगे और तभी आए, अपने व्हीलर लेकर भगा दिया। तो गार्डन और मार्टिर व्हीलर के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है। साक्ष्य इसके हरि यूपिया शब्द उल्लेख है ऋग्वेद में। हरि यूपिया शब्द से लगाया गया कि हाँ, यहाँ पर कौन आए होंगे? आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। फिर इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को नष्ट करने वाला भी बताया गया है और कब्रगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे 3 साक्ष्य मिले हैं। पहले हरि यूपिया शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इंद्र को पुरंदर की बुलाया गया है, जो कि क्या करता है? दुर्ग या फिर किलों को नष्ट करता है। और कब्रगाह के भी साक्ष्य में मिले हैं। खंडन कुछ वैज्ञानिक करते हैं कि वैदिक लोग व हड़प्पाई लोगों के एक साथ रहने के साक्ष्य भी किसी भी प्रकार के संघर्ष की जगह सह अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, जबकि आर्य 1500 ईसा पूर्व के बाद आए थे, इसलिए ये खंडन मानते हैं।
तो किसने कहा था कि आर्य का आक्रमण हुआ है? तो गार्डन, चहत, डव, मार्टिमर, व्हीलर के द्वारा कहा गया है। इसका साक्ष्य है हरिकोपिया शब्द जो कि ऋग्वेद में है, और इंद्र को पुरंदर कहा गया जो कि किलों को नष्ट करते हैं। कब्रगाह के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन खंडन किया जाता है कि वैदिक लोग और हड़प्पाई जो लोग थे, कई स्थानों पर एक साथ रहने का बिना संघर्ष के सह अस्तित्व के साक्ष्य मिलते हैं। और इनका आक्रमण, जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वह 1800 ईसा पूर्व के लगभग नष्ट हुई थी, और जो आर्य थे वह 1500 ईसा पूर्व के समय आए थे। सूखा, यह डीपी अग्रवाल ने सिद्धांत दिया है। तो सूखा पड़ा है, तो डीपी लिखित से डीपी अग्रवाल के द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है। इसके साक्ष्य क्या है कि घग्गर नदी सूखने का प्रमाण है। जल संकट के कारण नगरों का पतन हुआ जो कि कृषि से आश्रित थे। उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। इसका खंडन कैसे किया जाता है कि घग्गर नदी के सूखने का काल अभी तक स्पष्ट ही नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं कि हड़प्पा काल में सूखी थी? तो सूखा काल किसके द्वारा बताया गया है? डीपी अग्रवाल ने बताया है। और इसके साक्ष्य मिलते हैं कि घग्गर नदी सूखने का प्रमाण है, जल संकट के कारण नगरों का पतन, कृषि उत्पादन कम, नकारात्मक प्रभाव और उन पर भी प्रभाव पड़ा। खंडन कैसे किया गया है? क्योंकि घग्गर नदी के सूखने का काल अभी तक पता नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है। पारिस्थितिकी असंतुलन, ये फेयर सर्विस ने प्रतिपादित किया है। इसके साक्ष्य क्या है? जनसंख्या और खाद्यान्न असंतुलन के आंकड़े मिलते हैं। उत्पादन का 80% हड़प्पाई लोगों द्वारा स्वयं उपभोग, लेकिन पारिस्थितिकी असंतुलन से कृषि उत्पादन प्रभावित, जिससे खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। तो किसके द्वारा कहा गया है कि पारिस्थितिकी असंतुलन आया होगा? फेयर सर्विस ने इसको बताया है। साक्ष्य कैसे मिला है? कि जो जनसंख्या थी और खाद्यान्न असंतुलन थे, उनके आंकड़े मिलते हैं कि इतनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग खाना नहीं था, और जो उसका उत्पादन था उसका 80% लोग खुद ही उपभोग कर लेते थे। इसलिए जब पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ तो कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ और खाद्य संकट उत्पन्न हो गया और वहाँ से भग गए। कार्मिक पतन का सिद्धांत, यह 1960 के दशक में या बाद में परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों की पहचान से इस सिद्धांत को बल मिलता है। प्राकृतिक और मानवीय कारणों के परिणाम स्वरूप नगरीय प्रकृति का स्थान ग्रामीण और कृषि आधारित समाज ने किया है। अतः हड़प्पाई लोग पलायन कर निकट के अन्य क्षेत्रों में बस गए, अर्थात आर्यों के साथ सह अस्तित्व में रहने लगे। साक्ष्य क्या है इसके? हड़प्पा काल और जो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के मध्य भांड है उससे हमें समानता देखने को मिलती है। प्रवासी कृषक समुदाय, वस्तुओं का निकास, हड़प्पाई ईंटों का प्रयोग परवर्ती काल में हुआ है। उदाहरण के लिए झूकर झाकर संस्कृति, आहार संस्कृति और आयधा मालवा संस्कृति। तो ये क्या होते हैं? कार्मिक पतन का सिद्धांत। यह 1960 के दशक की जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यताएं केंद्र हैं उनको जो पहचान मिली तो इस सिद्धांत को बल मिला। इसका क्या था? जो प्राकृतिक और मानवीय कारण थे, इसके परिणाम स्वरूप जो नगरीय प्रकृति का स्थान था वह ग्रामीण और कृषि आधारित समाज ने ले लिया। अर्थात जो हड़प्पाई लोग थे वह पलायन कर निकट के अन्य क्षेत्रों में आर्यों के साथ सह अस्तित्व में रहने लगी। इसके साक्ष्य में कैसे मिलते हैं? तो जो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है वहाँ के मध्यभांड समान है। प्रवासी कृषक समुदाय की बस्तियों का निकास, हड़प्पाई ईंटों का प्रयोग परवर्ती काल में किया गया है। और इसके उदाहरण मिलते हैं हमें झूकर झाकर संस्कृति, आहार संस्कृति और आयधा मालवा संस्कृति। मौर्यकालीन प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए। मौर्यकाल का विस्तृत वर्णन हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। साम्राज्य, प्रमुख साम्राज्य था। प्रांत 5 प्रांतों में बटे थे। उत्तरापर्थ, अवंती, दक्षिणापर्थ, कलिंग और प्राची जो कि मगध था। प्रांत पे कुमार या फिर आर्यपुत्र सामान्यतः राजा के रिश्तेदार ही शासन करते थे। विषय या आहार, इसमें स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होता था। फिर उससे नीचे आता था स्थानीय, जिसमें 800 गांव का समूह होता था। फिर उससे नीचे है द्रोणमुख, 400 ग्रामों का समूह था। खवाटिक, इसमें 200 ग्रामों का समूह होता था। और संग्रहण, इसमें 100 ग्रामों का समूह होता था। फिर ग्राम, यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। मौर्य साम्राज्य में भारत में पहली बार
स्थायी नौकरशाही का वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अनुसार इसे तीर्थ कहा गया है। इसकी संख्या 18 होती थी। तो मौर्य काल में जो जानकारी हमें मौर्य काल प्रशासन की वह कैसे प्राप्त होती है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी उससे। तो पहले आता है साम्राज्य। इस पर शासन करता था सम्राट, प्रमुख था। फिर इस साम्राज्य को बांटा गया था 5 प्रांतों में। प्रांत कौन कौन से? दक्षिणापथ, उत्तरापथ, अवंती, कलिंग और प्राची, मगध। इन पर शासन करते थे कुमार, आर्यपुत्र या फिर सामान्यतः राजा के रिश्तेदार। उसके बाद आते थे विषय या फिर आहार। विषय पे जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होता था वह शासन करता था। जो विषय था वह स्थानीय लोगों पर शासन करता था, जिसमें 800 गांव आते थे। स्थानीय द्रोणमुख के अंतर्गत आता था, जिसमें 800 प्रमुख गांव थे। द्रोणमुख में आते थे घाटिक, इसमें 200 लोग थे। खवट संग्रहण, यह 100 ग्रामों का समूह था। फिर आते हैं ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। मौर्य साम्राज्य में भारत में पहली बार स्थानीय नौकरशाही का वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अनुसार इन्हें तीर्थ कहा गया है। इनकी संख्या 18 थी। गुप्त काल आर्थिक स्थिति से संपन्नता का काल था। इस कथन की जांच कीजिए। मौर्य काल जो आर्थिक उन्नति से संपन्न काल था, इसकी जांच करनी है। मौर्य काल आर्थिक रूप से विकसित व संपन्न था, जिसका वर्णन मौर्यकालीन कृषि भूमि और उत्तर मौर्यकालीन व्यापार से पता चलता है। इनकी कृषि कैसी थी? भूमि का वर्णन इस प्रकार था कि जो उपयोगिता पर आधारित थे। पहली क्षेत्र खेती, दूसरा वास्तु वासयोग भूमि, खिल खाली भूमि, अपृहत जंगल और चारागाह को पशुचरण। कृषि सुविधा का विकास स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और यहाँ पे फसलें कौन सी होती थी? चावल, जौ, गेहूँ, गन्ना, जिसको हेक कहा जाता था। फिर आती है शिल्पकला। कपड़ा एक प्रमुख व्यापारिक व्यवसाय था, जैसे कि कताई, बुनाई और हथकरघा। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मिलता है। नगरों के निगम और श्रेणी का वर्णन इस प्रकार की बैकर हैं। और शर्तवाह नामक व्यापारी समूह का ही वर्णन मिलता है। 7वां मुद्रा क्या है? स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन था, जो कि सबसे अधिक शुद्धता वाले सिक्के होते थे। गुप्त अभिलेखों से स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा गया है। साधारणतः जनता द्वारा कोड़ियों का प्रयोग किया जाता था। नगरीकरण, ताम्रलिप्ति बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह था बंगाल में। इंदौर जो कि तेलियों का केंद्र था। विदिशा हाथी दांत की शिल्प कला का केंद्र था। उज्जैनी अनाज व्यापारी थे। मंदसौर रेशम बुनकर थे। और मथुरा सूती वस्त्र केंद्र था। व्यापारिक क्षेत्र में चीन, विजेंटाई साम्राज्य, रोम, श्रीलंका जिसको सिथल द्वीप कहा गया है, और जावा और सुमात्रा। तो गुप्त काल में जो आर्थिक रूप से विकसित था, समृद्ध था, इसकी हमें कृषि और व्यापार भूमि से पता चलता है, जो कि हमें उत्तर मौर्यकालीन व्यापार पर भी इसका प्रभाव मिलता है। पहले आता है कृषि। इसकी भूमि का वर्गीकरण इन्होंने मुख्यतः 5 भागों में किया था। पहले आती है क्षेत्र, जिस पर खेती की जाती थी। वास्तु जो कि बास योग्य भूमि थी। खिल जो कि खाली डली रहती थी। आपृहत जो कि जंगल थे। और चारागाह जो कि पशुचारण होता था। कृषि मतलब सिंचाई सुविधा थी। विकास इसका स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। फसल यहाँ पे चावल, जौ, गेहूं और गन्ना होता था। शिल्पकला के लिए कपड़ा एक प्रमुख व्यवसाय था। यहाँ पे कताई, बुनाई, हथकरघा मिलते हैं। इसका उल्लेख हमें मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जहाँ पे रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। नगर और निगम में श्रेणी का वर्णन मिलता है, जो कि एक प्रकार के बैंकर थे। श्रेणी स्वार्थवाह नामक जो व्यापारी समूह का भी उल्लेख हमें मिलता है। मुद्राएं क्या थी? स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित थी, जो कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए हैं। गुप्त अभिलेखों से स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा गया है। और जो साधारण जनता थी वह कोड़ियों का प्रयोग करती थी। नागरीकरण, ताम्रलिप्ति तो यह बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। इंदौर तेलियों का केंद्र था। विदिशा हाथी दांत के शिल्प होता था। उज्जैनी अनाज व्यापारी थे। मंदसौर रेशम बुनकरों की जानकारी है। और मथुरा से हमें सूती वस्त्र की जानकारी मिलती है। व्यापारिक केंद्र में कौन कौन थे इनके?
चीन, बिजेंटाइन साम्राज्य, रोम, श्रीलंका, जावा और सुमात्रा। बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। पहले आते हैं बौद्ध स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर या फिर थूहा। स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चौतरे से होता है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अर्थात मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए होता है। तो जो स्तूप है उसका विकास कैसे होता है, तो ये मिट्टी के ऐसे चौतरे होते हैं जिसका निर्माण कैसे होता है, मृतक की चिता के ऊपर कर देंगे या फिर मृतक की जो चुनी हुई अस्थियाँ होती हैं उनको रखने के लिए किया जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियाँ अवशेष पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। इन स्तूपों का निर्माण अजातशत्रु और इस क्षेत्र के गणराजाओं ने कराया था। जब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई तो उनके बाद उनकी अस्थियों के 8 स्तूप का निर्माण किया गया। और किसने करवाए थे, अजातशत्रु और जो उनके टाइम के गणराज्य थे उन्होंने करवाया था। कालांतर में मौर्य सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में कराया था। तो आगे क्या हुआ, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। स्तूपों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहले आते हैं शारीरिक स्तूप। प्रधान स्तूप होते हैं जिनमें महात्मा बुद्ध के शरीर, धातु, केश, दंत आदि को रखा गया है। फिर आते हैं परिभौगिक स्तूप में महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे कि भिक्षा पात्र, चीवर और संघाटी पादुका आदि रखी गई हैं। उद्देश्य का स्तूप ऐसे स्तूप होते हैं जिनका निर्माण बुद्ध जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं की स्मृति में से जुड़ा हुआ स्थान होता है। फिर आते हैं पूजार्थक स्तूप। ऐसे स्तूप होते हैं जिनका निर्माण बुद्ध की श्रद्धा से वशीभूत धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों को बनाया गया है। तो स्तूप को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 4 में। पहले आते हैं शारीरिक स्तूप जिनमें क्या है, शरीर से रिलेटेड भगवान की बुद्ध की अस्थियां, धातु, केश, दांत वगैरह रखे गए हैं। फिर आते हैं परिभौगिक स्तूप जिसमें महात्मा बुद्ध के उपयोग की गई वस्तु जैसे भिक्षा पात्र, चीवर, संघाटी और पादुकाएं रखी गई हैं। उद्देश्य का स्तूप, इनका निर्माण बुद्ध से जीवन से जुड़ी हुई जितनी घटनाएं थी उनकी स्मृतियों के स्थान से जुड़ी हुई हैं। फिर आते हैं पूजार्थक स्तूप। ऐसे स्तूप होते हैं जिनका निर्माण बुद्ध की श्रद्धा से वशीभूत होकर जो धनवान व्यक्ति हैं उनके द्वारा तीर्थ स्थानों का निर्माण कराया गया है। स्तूपों के महत्वपूर्ण हिस्से इस प्रकार होते हैं। जो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं स्तूप के, पहले आते हैं वेदिका, दूसरी होती है मेधी, अंडक, हर्मिका, छत्र, याष्टि और सोपान। तो ये मुख्यतः 7 स्थान होते हैं स्तूप के। कितने होते हैं, 7। पहले आती है वेदिका, यह रेलिंग होती है जिसका निर्माण स्तूपों की रक्षा के लिए किया जाता है। फिर आते हैं मेधी, यह कुर्सी होती है, वह चौतर जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा स्थापित होता है। फिर आते हैं अंडक, स्तूप का अर्थ गोलाकार हिस्सा होता है, तो अंडक का क्या होता है, जो गोलाकार हिस्सा होता है उसे अंडक कहा जाता है। फिर आती है हर्मिका, स्तूप के शिखर पर अस्थियों की रक्षक के लिए हर्मिका बनाई जाती है। तो स्तूपों के जो शिखर होते हैं अस्थियों की रक्षा के लिए हर्मिका बनाई जाती है। छत्र, यह धार्मिक चिन्ह का प्रतीक होता है। छत्र, यष्टि, ये क्या है, तो यह छत्र को सहारा देने के लिए होता है यष्टि का निर्माण। और सोपान, यह मेधी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ियाँ होती हैं, सोपान। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। विंसेंट स्मिथ इस कथन को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो जो किसने कहा है, विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया, तो हमें समझाना है। तो पहले आते हैं समुद्रगुप्त, इनका कार्य पीरियड रहा है 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। समुद्रगुप्त के सामरिक विजय का विवरण हरिसेन के प्रश्न काव्य या फिर प्रयाग प्रशस्ति मिलता है। इसी प्रशस्ति से ही चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का भी विवरण है। तो जो समुद्रगुप्त ने की सामरिक विजय प्राप्त की थी, यह हरिसेन का जो प्रश्न काव्य है, प्रयाग प्रशस्ति है, उससे उल्लेख मिलता है। और इसी में बताया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कैसे समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुना था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में आर्यव्रत के 9 शासकों को पराजित किया था। पराजय राजाओं में जो थे अच्युत, नागसेन, गणपति नाग प्रमुख थे। इन्होंने उत्तर भारत आर्यव्रत पर प्रत्यक्ष शासन किया था। जो समुद्रगुप्त थे, इन्होंने जो आर्यव्रत या फिर उत्तर भारत है वहाँ के कितने राजाओं को हराया था, 9 राजाओं को हराया था। उनमें से सबसे पहले आते हैं अच्युत, नागसेन और गणपति प्रमुख थे। इन्होंने ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत में या फिर जो आर्यव्रत क्षेत्र था उसमें प्रत्यक्ष शासन किया था। इन्होंने दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था और दक्षिणापथ नीति को 3 प्रमुख आधार पर शिलाएं की थी। तो दक्षिण को जीतना इतना आसान नहीं था, तो दक्षिण पथ की जब नीति इन्होंने अपनाई तो 3 प्रमुख आधार अपनाए गए थे। पहले आता है ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह।
ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह 3 नीतियाँ थी। तो ग्रहण मतलब क्या है, शत्रुओं पर अधिकार कर लेना, मतलब उनको ग्रहण कर लिया। मोक्ष मतलब शत्रुओं को मुक्त कर देना कि भैया चलो तुम भी क्या याद रखो, मोक्ष दे दिया तो शत्रुओं को मुक्त कर देना। अनुग्रह क्या था, राज्य को लौटाकर शत्रुओं पर दया करना। अनुग्रह, उन्होंने पैर वैर जोड़े तो उन्होंने क्या कहा, राज्य लौटा दिया और उनको दया करना शत्रुओं पर। तो 3 नीतियाँ अपनाई थी। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा प्रदान की है। तो किसके द्वारा, राय चौधरी के द्वारा धर्म विजय की उपासना या फिर संज्ञा दी गई है समुद्रगुप्त की दक्षिण पथ को। गणितीय राज्यों में सर्वकारदान, आज्ञाकरण और प्राणमागमन के द्वारा उन्होंने प्रचंड शासन प्रस्तुति करने की चेष्टा की। समुद्रगुप्त था, जितने भी गणितीय राज्य थे उन पर शासन एक कर कैसे लगाया था, तो सर्वकारदान था, आज्ञाकरण थे और प्रमाणगामन था। पहले आते हैं शक, कुषाण और मारुण आदि शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने के हेतु 3 विधियां अपनाई थी। जितने भी शक, कुषाण और मारुण जो थे शासक, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन इनकी 3 विधियां थी। पहली थी आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्मादक। पहले आते हैं आत्मनिवेदन, तो सम्राट के सामने स्वयं हाजिर होना। तो भैया आत्मनिवेदन करना, तो सम्राट के सामने स्वयं हाजिर होना। कन्या उपायन, अपनी पुत्री का गुप्त राजाओं से विवाह कर देना, तो मतलब वैवाहिक संबंध बनाना। तो कन्या उपायन, तो अपनी पुत्रियों का गुप्त राजाओं से विवाह करना। गुरुत्मादक, इसमें क्या था, स्व विषय भुक्ति शासन याचना, अपने विषय और भुक्ति के लिए शासनादेश प्राप्त करना। तो इसमें क्या था, स्व विषय भुक्ति शासन याचना, अपने विषय भुक्ति के लिए शासन आदेश प्राप्त करना। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्य और देशों के 5 समूहों में बांटा गया था। जितने भी राज्य उनको 5 समूहों में बांटा गया था। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण ने अपने समुद्रगुप्त पास उपहार सहित एक दूत मंडल भेजा था और गया में एक स्तूप बनाने, मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। तो कौन सा, लंका नरेश मेघवर्ण था, जिसने समुद्रगुप्त के पास उपहार सहित दूत मंडल भेजा था। अपनी विजय के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिनका परिचय उनके सिक्कों में तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। इन्होंने जितनी भी विजय प्राप्त की उसे अश्वमेध यज्ञ कराया था। उन्होंने अपने सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याग पराक्रमांक आदि विशद उनके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो उनके सिक्के थे उन पे क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, मुद्रित है। तो अप्रतिरथ व्याग पराक्रमांक आदि विशद गौरवमय जीवन चरित्र उनका स्पष्ट करता है। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर और रुष्ट होने पर यमराज के समान थे, यह एरन अभिलेख में कहा गया है। विंसेंट स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। फिर आते हैं राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो जो राजेंद्र प्रथम है उसको दक्षिण भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया है, तो राजेंद्र प्रथम ने 1012 से 1044 ईस्वी में दक्षिण का नेपोलियन कहा गया शासन इसने किया है। राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनका योग्यतम पुरुष राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। इसने अपने शासन के 5 वर्ष 1017 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया और वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहाँ 12 वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इसने जब अपना 5वां वर्ष स्टार्ट हुआ शासन का तो 1017 में श्रीलंका को जीत लिया और वहाँ का राजा था महेंद्र पंचम, उसको पकड़ के कहाँ ले आया, चोल राज्य ले आया। राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर स्थित समंतीव नामक द्वीप पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और चोल शासकों द्वारा यह पश्चिम का सर्वप्रथम अभियान था। तो इसने कहाँ पर, संधिमंतीव द्वीप पर आक्रमण किया था, जो कि कहाँ पर था, अरब सागर में था, उसको जीत भी लिया था। श्रीलंका की विजय के उपरांत राजेंद्र ने पांड्यों और चेरों को भी आक्रमण किया और इन राजाओं पर अधिकार करने के पश्चात उसने अपने पुत्र राजाधिराज को पांड्य प्रदेश का वायसराय या फिर महामंडलेश्वर नियुक्त किया और उसे चोल पांड्य की उपाधि दे दी। तो जब जैसे ही इसने श्रीलंका को विजय प्राप्त कर लिया तो भैया कॉन्फिडेंस आ गया, तो इन्होंने किया पांड्य और चेरों पर भी आक्रमण किया और वहाँ पे राज्य स्थापित कर लिया। और वहाँ का खुद का जो पुत्र था राजाधिराज, उसको पांड्य प्रदेश का वायसराय या महामंडलेश्वर नियुक्त कर दिया और उसे चोल पांड्य की उपाधि दी। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासकों को पराजित किया। इस गंगा की खाड़ी के
अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगकोण चोल की उपाधि धारण करके उसके उपरांत उसने गंगकोणचोलम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की थी। तो जैसे ही राजेंद्र ने दक्षिण के जीता तो अब ऊपर जाएगा बंगाल उत्तर के साइड। तो बंगाल में पाल शासक थे, उनको जीता, और जो बंगाल की खाड़ी में एक सफल अभियान के कारण उसने गंगकोणचोल की उपाधि धारण की और इस उपलक्ष्य में उसने गंगकोणचोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट सिंचाई के लिए उसने चोल गंगम नामक विशाल तालाब बनवाया था। तो अब भैया खुशी में एक सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब बनवाया अपनी राजधानी के निकट। राजेंद्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय 1035 ईस्वी में कणारम आधुनिक केदक के श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान में थी। श्री विजय साम्राज्य मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों में फैला हुआ था। तो राजेंद्र ने जैसे श्रीलंका जीता, उत्तर जीत लिया, दक्षिण भी जीत लिया, अब कहाँ जाएगा, नई खोज करेगा। तो आधुनिक जो केतक या फिर कड़ारम है उस पर विजय प्राप्त की, उसका सफलता पूर्वक अभियान था और वह विजय मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा और जावा और निकटवर्ती द्वीपों तक फैली हुई थी। चोल जहाजी बेड़े ने बंगाल की खाड़ी को पार करके कड़ारम के श्री विजय नरेश संग्राम कुलोकुंत बर्मन को पराजित किया और निकोबार द्वीप समूह और मलय प्रायद्वीप के मध्य कड़ारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिए। तो चोल जो जहाजी बेड़ा था उसने सुमात्रा, जावा प्रायद्वीप और सब पे मलाया पर द्वीपों पर आक्रमण किया और वहाँ पर जो कड़ारम का राजा था श्री विजय नरेश संग्राम कुलो तुंगबर्मन उसको पराजित किया और निकोबार द्वीप में मलाया प्रायद्वीप पर कड़ारम में 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया। श्री विजय साम्राज्य पर इस चोल आक्रमण के 2 कारण हो सकते हैं। तो इसने क्यों आक्रमण किए थे, तो इसके 2 कारण होते हैं। पहले आते हैं श्री विजय साम्राज्य संभवतः पूर्व जगत तथा चोलों के व्यापारिक संपर्क में बाधा बन हुआ था, इसलिए। तो पहला व्यापारिक उद्देश्य हो सकता है क्योंकि यह जो पूर्वी जगत है यह चोलों के जितने व्यापारिक संपर्क थे उनमें बाधा बन रहा था। दूसरा, राजेंद्र अपने पिता द्वारा स्थापित औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। औपनिवेशिक साम्राज्य है राजेंद्र के द्वारा विस्थापित किया गया, तो उसको और विस्तार करने का सोच रहा था। फिर आता है राजेंद्र प्रथम ने तिरुवलगाडु और करदाई तंजौर अभिलेख में भी अपनी उपाधियों की सबसे विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। जो राजेंद्र है उनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो तिरुवलगाडु और करदाई तंजौर में अभिलेखों से उनकी जानकारी प्राप्त होती है। श्रीलंका एवं महाद्वीपों पर जल सेना के कारण चोल नियंत्रण बना हुआ था, जिसके कारण पूर्वी जगत विशेषतः चीन के साथ व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला था। जैसे श्रीलंका मलाय द्वीप पर जल सेना ने नियंत्रण किया, तो इसके कारण क्या हुआ, पूर्वी जगत में जो चीन के साथ व्यापार थे वो भी संपन्न हुए और उनको भी प्रोत्साहन मिला। राजेंद्र द्वारा बंगाल पर विजय निश्चित रूप से तमिल प्रदेश से प्रथम और दूसरी सैनिक अभियान थी। तो यदि हम राजेंद्र की बंगाल विजय देखें तो इस समय क्या था, तो ये निश्चित ही तमिल प्रदेश में प्रथम और उत्तरी सैनिक अभियान था, प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था। तो इसने कौन कौन से जीते थे, पहले आते हैं श्रीलंका को जीता, फिर सदिमतीश या फिर अरब सागर के द्वीप जीते, बंगाल जीता, कड़ारम जीता, निकोबार जीता और मलय प्रायद्वीप को भी इसके द्वारा जीता गया था, इसलिए इसको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर आता है पुष्यमित्र शुंग के प्रमुख कार्यों को बताइए। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके कर दी थी। तो पुष्य वंश की स्थापना कब हुई है, तो यह की गई है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में। किसके बाद, तो बृहदत्त की हत्या की बात की थी। इस वंश की उत्पत्तियों के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः शुंग उज्जैन प्रवेश में थे जहाँ पर उनके पूर्वज आर्यों की सेवा करते थे। तो यदि हम इनकी जानकारी देखें ज़्यादा अच्छी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन माना जाता है कि यह उज्जैन के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पे उनको राजधानी बनाई थी और वहीं से इनके पूर्वज भी आते थे जो कि मौर्यों की सेवा करते थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि
उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या था, एक कट्टर ब्राह्मणवादी था और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। और इनका जो ब्राह्मण थे वो कौन थे, जिन्होंने यज्ञ कराए थे वो थे पतंजलि, अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित थे। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा ब्रह्म धर्म के प्रचार प्रसार के सफलतापूर्वक ह्रास को प्राप्त हुए हिंदू धर्म को उन्होंने पुनर्जीवित किया था। जैसे ही अशोक ने बौद्ध धर्म फैलाया, प्रचार प्रसार किया, तो क्या था, हिंदू धर्म जो था वह धीरे धीरे से उसका ह्रास होने लगा था। लेकिन उसको पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है पुष्यमित्र शुंग को, शुंग वंश को। बौद्ध रचनाएं पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा, बौद्ध मठों और विहारों को नष्ट करने वाला बताती हैं। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। हर्षचरित पुष्यमित्र शुंग को अनार्य और निम्न उत्पत्ति का बताती है। तो देखा जाए तो पुष्यमित्र शुंग ने हिंदू धर्म को उत्थान करने के लिए पहले बौद्ध धर्म को मिटाना जरूरी था। तो इन्होंने बहुत सारे बौद्धों का मतलब किसमें बताया गया, तो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध रचनाओं में बताया गया है। बुद्धों का हत्यारा, बौद्ध मठों विहारों को नष्ट करने वाला। ने जो अशोक के 84,000 स्तूप थे उनको भी नष्ट करवाया था। और जो हर्षचरित्र है उसमें पुष्यमित्र शुंग को अनार्य और निम्न उत्पत्ति का बताया गया है। मनु ने विपत्ति के समय ब्राह्मणों को अपने वर्ण में विभिन्न पेशा अपनाकर जीविका चलाने की छूट प्रदान की थी। जहाँ नारियों की पूजा होती थी वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। तो मनु ने विपत्ति के समय ब्राह्मणों को बोला था कि भैया पूजा ही मत करो, कोई और भी अपने वर्ण से भिन्न पेशा भी अपनाकर अपना जीवन चला सकते हैं, इसकी छूट दी गई थी। मनुस्मृति में कहा गया है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। शुंग काल में विदिशा का राजकीय और सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। शुंग काल के 9वें शासक भागभद्र भागवत के शासनकाल में 11वें वर्ष तक्षशिला के यवन एंटियोकस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्थापित करवाया था। गरुड़ स्तंभ किसके द्वारा स्थापित किया गया है, हेलियोडोरस के द्वारा, जो कि राजदूत था एंटियोकस का, जो कि तक्षशिला के यवन शासक थे। किसके टाइम पे आया था, भागभद्र के टाइम पे आया था, 11वें वर्ष के शासनकाल में आया था। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था। इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि के विशेष योगदान था। तो शुंग काल में जो संस्कृत भाषा थी उसका पुनरुत्थान हुआ था और इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि की विशेष योगदान रहा है। मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई थी। जो मनुस्मृति है वो भी शुंग के काल में लिखी गई है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रशस्त स्तंभ था। तो हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रशस्त स्मारक कौन है, गरुड़ स्तंभ है, जो कि हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था विदिशा में। इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था और वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई थी। तो वासुदेव के द्वारा विष्णु की उपासना प्रारंभ की गई थी। मौर्य काल में स्तूप कच्ची मिट्टी और ईंटों की सहायता से बने हुए थे, परंतु शुंग काल में इसके निर्माण में पाषाण का प्रयोग किया गया था। जब मौर्य काल में स्तूप बनाए गए थे तो कच्ची ईंटों से, मिट्टी से बने हुए थे, लेकिन जब शुंग काल ने उन स्तूपों का निर्माण करवाया तो पत्थरों से, पाषाण से उनका प्रयोग किया गया था। कनिंग महोदय ने 1873 में भरहुत स्तूप का पता लगाया। इसकी वेष्टनी और तोरण द्वार अधिकांशतः शुंगकालीन थे। तो जो कनिंघम महोदय हैं इन्होंने भरहुत स्तूप की खोज की कब, 1873 में, और उससे पता चलता है कि इसकी वेष्टनी और जो तोरण द्वार है वह शुंगकालीन है। शुंगकालीन कला के उदाहरण विदिशा का गरुड़ ध्वज है, भांजा का चैत्य एवं विहार है, अजंता का 9वां चैत्य मंदिर है, नासिक और काले के चैत्य हैं, और मथुरा के अनेक यक्ष यक्षियों की मूर्तियां हमें शुंग काल की प्रतीत होती हैं। तो शुंग काल की प्रमुख कलाएं कौन कौन सी हैं, विदिशा का गरुड़ ध्वज, भांजा की चैत्य और बिहार, अजंता का 9वां चैत्य मंदिर, नासिक और काले के चैत्र, मथुरा के अनेक यक्ष और यक्षियों की मूर्तियां। मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला के विकास पर लघु निबंध लिखना है। तो जो मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला थी उसके विकास में निबंध। मौर्योत्तर काल में कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म ही हो गया था। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, पहले गांधार और दूसरी मथुरा कला। गांधार शैली, इस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ है। तो गांधार के जो शैली थी उसको ग्रीक और बौद्ध शैली कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा विकास कुषाण काल में हुआ था। इस काल की विषय वस्तु बौद्ध परंपराओं से ली गई थी, परंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। मतलब जो
वस्तुएं थी वह बौद्ध परंपरा से की थी, लेकिन जो इसका निर्माण की कला थी वह यूनानी था। गांधार शैली की प्रारंभिक मूर्ति बौद्ध मूर्तियों में बौद्ध का मुख ग्रीक देवता अपोलो से मिलता जुलता है। मूर्तियों का परिवेश रोमन टोंगा जैसा है। ईसी सन की 3वीं शताब्दी में गंधार कला के उदाहरण हद्दा और जेलियन में मिले हैं। तो जो गंधार शैली है इसमें जब हम प्रारंभिक बौद्ध मूर्तियां देखते हैं तो जो बुद्ध भगवान का मुख है वह ग्रीक देवता अपोलो के जैसा है और उनका जो परिवेश है वह रोमन देवता टोगा के जैसा है। और 3वीं शताब्दी में जो गंधार कला थी इसका उदाहरण हमें हद्दा और जेलियन से मिलते हैं। गंधार कला के अंतर्गत बौद्ध और बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। बोधिसत्व मूर्तियों में सबसे अधिक मैत्री की हैं। तो गंधार शैली में के अंतर्गत जो बौद्ध हैं, बौद्ध सत्व हैं, उनकी बहुसंख्यक मूर्तियां बनाई गई थी। और बोधिसत्व में भी जो मूर्तियां हैं सबसे ज़्यादा मिलती है मैत्री की। गंधार कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला को जाता है। तो जो गंधार शैली थी उसकी उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है? एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला को जाता है। गंधार कला के अंतर्गत बौद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वर्द मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो गंधार कला के अंतर्गत बौद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरदा मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण मिलता है। अब नेक्स्ट आती है हमारी मथुरा कला। जैन धर्म के अनुयायियों ने मथुरा कला में मूर्तियों की एक शैली को प्रश्रय दिया, जहाँ पर शिल्पियों ने महावीर स्वामी की मूर्तियां बनाई। जो जैन धर्म था उनके अनुयायियों ने सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया है? तो मथुरा कला शैली को ज़्यादा प्रश्रय दिया है। और इनकी जो शिल्पी थी इन्होंने महावीर स्वामी की प्रतिमा इसी शैली में बनाई है। यह कला शैली को मथुरा शैली के नाम से जाना जाता है। 1वीं शताब्दी के अंत में इसको प्रारंभ किया गया था। कालांतर में कुषाण शासकों के प्रश्रय पाकर यह फली फूली, मतलब किनका? पहले ये 1वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, कहाँ? मथुरा में। तो मथुरा शैली कहा जाती है। कुषाणों का शासकों को जब आश्रय मिला तो और अच्छी हो गई। भारतीय कला में गढ़ी हुई बुद्ध की सबसे प्राचीन मुद्रा या जो मूर्ति है वह मथुरा कला में मिलती है। जब हम देखते हैं कि भारतीय कला में जितनी भी बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं सबसे प्राचीन यदि मूर्ति देखी जाए तो वह मथुरा कला से मिलती जुलती है। बुद्ध के जन्म, अभिषेक, महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्माण आदि जीवन की विविध घटनाओं का कुशलतापूर्वक इसमें निर्माण किया गया है। तो बौद्ध के जन्म से जुड़ी हुई जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी मोमेंट हैं, अभिषेक हो गया, महाविनिष्क्रमण हो गया, संबोधि हो गया, धर्मचक्र प्रवर्तन हो गया, महापरिनिर्माण जैसी जो जीवन की विभिन्न घटनाएं हैं उनका कुशलतम इसमें प्रयोग किया गया है। मथुरा शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भावुकता की प्रधानता है। मतलब आप आध्यात्मिकता से भी जुड़ते हो और भावुक भी हो जाते हो। मथुरा कला की भरहुत और सांची की कलाओं के साथ निकट का संबंध है। यह कला मथुरा कला विशुद्ध भारतीय कला है। तो मथुरा कला का जो भरहुत और सांची कला है इससे हमें आराम से पता चल जाता है कि मथुरा कला कौन सी है। और जो मथुरा कला है वह विशुद्ध भारतीय कला है। मथुरा कला शैली आदर्शवादी और गांधार कला शैली यथार्थवादी है। जो मथुरा कला है वह आदर्शवादी है और जो गांधार कला है वह यथार्थवादी है। मौर्य वंश के पतन के कारणों पर चर्चा कीजिए। मौर्य वंश इतना विशाल साम्राज्य था लेकिन पतन कैसे हो गया? तो उसके कुछ कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, अशोक के बाद अगले 50 वर्षों तक उनके उत्तराधिकारियों का कमजोर शासन चलाना। उत्तराधिकारी कमजोर थे। अशोक के बाद कुणाल शासक बना। पुराण इनमें दिव्य वरदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जालोक कश्मीर का शासन हुआ करता था। तो जो अशोक का बाद जो आया कुणाल, उसको पुराणों में क्या कहा गया है? दिव्य वरदानम में इससे धर्म विवर्धन कहा गया है। और इसके समय ही कश्मीर का शासक कौन था? जालोक था। किसके में कहा गया है? राजतरंगिणी में कहा गया है। मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण का होना पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में विद्वानों ने अलग अलग कारण प्रस्तुत किए हैं। पहले इतिहासकार और फिर पतन के कारण बताएंगे। पहले आते हैं हरि प्रसाद शास्त्री जी। इन्होंने कहा था कि धार्मिक नीति, क्योंकि यह बौद्ध विरोधी थी नीति अपना रहे थे, इसलिए इनका पतन हो गया। नेक्स्ट आते हैं हेमचंद राय चौधरी। इन्होंने कहा था अहिंसक और शांति प्रिय नीति थी, इसलिए दूसरों ने आक्रमण किया और वो जीत गए। डी कोसांबी के द्वारा कहा गया है कि भैया आर्थिक संकट था, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था हो गई थी और ये
पतन हो गए। D.N. झा ने कहा है कि इसमें कमज़ोर उत्तराधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो पहले आते हैं इतिहासकार, फिर से एक बार रिवाइज करके देखते हैं। पहले आते हैं हरिप्रसाद शास्त्री जी। इन्होंने कहा धार्मिक नीति थी, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण विरोधी नीति अपनाई थी। हेमचंद्र राय चौधरी, इन्होंने कहा था अहिंसक और शांति प्रिय नीति इनका प्रमुख कारण थी। D.D. कोसाम्बी, आर्थिक संकट और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था। D.N. झा, कमजोर उत्तरदायित्व या उत्तराधिकारी। फिर रोमिला थापर ने कहा है कि केंद्रीय प्रशासन था और अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना। तो रोमिला थापर के द्वारा कहा गया है कि इनका शासन कैसा था, केंद्रीकृत था, और जितने भी इनके अधिकारी थे वह कैसे थे, अप्रशिक्षित हो गए और पतन कर दिया इन्हें साम्राज्य का। फिर आते हैं महापाषाण संस्कृति से आप क्या समझते हैं। जो महापाषाण संस्कृति है उससे आप क्या समझते हैं। महापाषाण संस्कृति से आशय लोह युगीन संस्कृति से है। इसकी मुख्य विशेषता बड़े बड़े पत्थरों के शवग्रह बताती हैं। तो इसकी विशेषता क्या बदलती है, शवग्रह थे बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए। इससे हमें इसकी प्रमुखता या विशेषता का पता लगता है। तो हमें इसकी संस्कृति बतानी है। तो पहले आता है महापाषाण संस्कृति। तो ये होती क्या है। तो पहले पत्थरों के शवाधान मिले हैं, बिना ताम्रपाषाण युग के लोह युग में प्रवेश के साक्ष्य हैं, कब्रों की रिहायती क्षेत्रों से दूर बना होना और शवों में लोहे की वस्तु रखने का प्रमाण मिलना। हाँ, महापाषाण संस्कृति है। इसमें क्या मिलता है, पहले तो हमें पत्थरों के शवाधान मिलते हैं, फिर जो हमारे बिना ताम्रपाषाण युग के लोह युग में प्रवेश करने का साक्ष्य मिलता है, कब्रों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर बनाया गया था, और शवाधान में लोहे की वस्तुओं रखने का भी प्रमाण मिलता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ था। तो पहले जो महापाषाण संस्कृति का विस्तार था, माक्सी, ब्रह्मगिरी, नागा अर्जुन कोस्टा, हल्लूर, पलमवली और पिकलीहाल। तो कौन कौन सी थी, पहले आती है माक्सी, ब्रह्मगिरी, नागार्जुन कोस्टा, हल्लूर, पायम्बली और पिकलीहाल। संस्कृति कैसी थी, दूसरी सहस्त्रवादी ईसा पूर्व के अंत में इस संस्कृति का विकास हुआ था। महापाषाण युग में लोहे की खानों की खोज दक्षिण भारत में हुई थी और विभिन्न लोहे की वस्तुएं बनने में दक्षता प्राप्त कर ली थी। लोहे से जंगलों को काटकर नए क्षेत्र में बसने लगे थे। इस संस्कृति में क्या हुआ था, महापाषाण काल में पत्थर की खोज हो गई थी। दूसरी शताब्दी में सहस्त्रवाद ईसा पूर्व इस संस्कृति का विकास हुआ। महापाषाण युग में लोहे की खानों की खोज हुई थी। दक्षिण भारत में जो लोहे की वस्तुएं बनाने में भी दक्षता प्राप्त कर ली थी। लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई तो उद्योग होने लगे, जंगल को काटकर नए नए क्षेत्रों का विस्तार होने लगा, अच्छे अच्छे जगह पर बसने लगे लोग। विशेषता क्या थी इसमें, रोमन सिक्के मिले हैं, पत्थरों के शवाधान मिले हैं, विदेशों से संपर्क, जैसे दफनाई गई वस्तुओं में विदेशी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सबके साथ भौतिक वस्तुओं को दफनाने का, जो कि एकलौकिक संस्कृति बताता है। लोहे के साक्ष्य के साथ हमें कैसे बदलता है, और कुछ वस्तुओं के साथ उनको दफना दिया जाता था। तो यह लौकिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। काले और लाल मृदभांड मिले हैं। अधिकांश विस्तार दक्षिण भारत में ही था। खानवदोष और पशुपालक समुदाय थे और लोहे का प्रयोग ये करते थे। तो विशेषताएं क्या हैं महापाषाण काल की, रोमन सिक्के, पत्थरों के शवाधान, विदेशों से संपर्क, दफनाई गई वस्तुओं से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, शवों के साथ भौतिक वस्तुएं दफनाई जाती थी। अलौकिक संस्कृति बताती है। घोड़े को दफनाने के साक्ष्य काला लाल मृदभांड मिलता है। अधिकांश दक्षिण भारत में ये थी। खानाबदोश एवं पशुपालक थे और लोहे का प्रयोग करते थे। अब आते हैं हमारे 11 मार्क पर। हड़प्पा कालीन व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक विकास पर विस्तृत लेख लिखना है। हड़प्पा कालीन, पहला आता है आर्थिक दशा क्या थी। कृषि करते थे। कृषि में गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर, चावल गुजरात और राजस्थान में मिलते हैं। मेहरगढ़ के पास से विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कृषि से रिलेटेड। कृषि अधिशेष को अन्नागार में सुरक्षित रखा जाता था, मतलब जो बच जाता था या फिर ज़्यादा जो होता था इकट्ठा करके कहाँ रखते थे, अन्नागार में इकट्ठा किया जाता था। कृषि विकसित अवस्था में थी। कालाबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं और सिंचाई नदी कुओं से जल की प्राप्ति होती थी। तो कृषि कैसी थी इनकी, मतलब अर्थव्यवस्था में देखा तो इनकी कृषि कैसी थी, तो कृषि में ये गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर, चावल का प्रयोग करते थे। गुजरात राजस्थान में साक्ष्य हैं। मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार जो अधिशेष वस्तु था वह अन्नागार में रखते थे।
कृषि विकसित अवस्था में थी। कालीबंगन में हमें जुतते हुए खेत मिले हैं। यह सिंचाई के लिए कुएं और नदियों का प्रयोग करते थे और बनावली में हमें मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आता है पशुपालन। ये इनके द्वारा कुबड़ वाला साँड़, बिना कुबड़ वाले बैल, भैंस, भेड़ आदि पालतू थी। पशुओं का उपयोग खेत में दूध प्राप्त करने में, मांस आदि को प्राप्त करने में इनका प्रयोग किया जाता था। वाणिज्य व्यापार देखें, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार की पूरी श्रृंखला कायम थी। आंतरिक व्यापार में राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र से करते थे, इनके मध्य बहुत होता था, जबकि जो बाह्य व्यापार है उन्हें मुख्यतः मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी से होता था। हड़प्पाकालीन मोहरों के अलावा हम मेसोपोटामिया की दिमक, बहरीन, मकान जो कि मकरान है आदि क्षेत्रों की मोहरें भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो वाणिज्य व्यापार भी बहुत विस्तार था, बहुत अच्छा था, समृद्ध था। आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार करते थे। आंतरिक में ये यहीं कहीं के राज्यों के साथ, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ, और बाहर का व्यापार मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी से करते थे। इसके साक्ष्य हमें कैसे पता चलेंगे कैसे करते थे? क्योंकि मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं, जैसे मेसोपोटामिया की दीमक मिली है, बहरीन और मकरान की मोहरें हमें प्राप्त होती हैं। नाप तौल का साधन। वाणिज्य व्यापार में नाप तौल के साधनों का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदाड़ो में सीप का बना हुआ बांट, लोयल से दांत के स्केल बनाए जाते थे। तो मोहनजोदाड़ो में जो सीप का बना हुआ बांट लोयल है, मतलब है, और दांत के स्केल बनाए जाते थे। गणना में मुख्यतः 10 की संख्या और उसके गुणक का प्रयोग किया जाता था। 10 के थे, 8 के थे। वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलित थी। इस प्रकार भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के मुख्य आधार उनकी आर्थिक संपन्नता थी। इस आर्थिक संपन्नता का कारण उन्नत कृषि, पशुपालन और विकसित वाणिज्य व्यापार था। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। हर्षवर्धन गुप्तोत्तर काल का एक महान साम्राज्य निर्माता था। ताकत भी थी। इस कथन की व्याख्या कीजिए। हर्षवर्धन का काल हमें 606 से 647 ईस्वी तक मिलता है। हर्षवर्धन का काल 606 से 647 तक रहा है। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तर भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ, हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही उसकी समाप्ति भी हो गई। मतलब राज का विकेंद्रीकरण होने लगा था राजनीतिक, लेकिन भैया जैसे हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ, सब भैया केंद्रीकृत में आ गए, सब सरेंडर हो गए। हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। पहले क्या थी, जो वर्धन वंश था उनकी राजधानी थी थानेश्वर, लेकिन हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। 7वीं शताब्दी तक आते आते पाटलिपुत्र के बुरे दिन आ गए और कन्नौज का सितारा चमका। पाटलिपुत्र का राजनीतिक पतन हुआ, इसलिए क्योंकि इसकी सत्ता और महत्व वाणिज्य, व्यापार एवं मुद्रा धन पर टिकी हुई थी। ततएव ज्यों ही व्यापार में गिरावट आई, मुद्रा दुर्लभ हो गई और अंततः पतन भी हो गया। हर्ष के समय से कन्नौज का राजनीतिक शक्तियों का केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था। हर्ष के शासनकाल के प्रारंभिक इतिहास हमें बाणभट्ट से ज्ञात होता है। हर्ष का साम्राज्य थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक और पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में बल्लवी तक फैला हुआ था। हर्ष का राज्य उत्तर में कश्मीर को छोड़कर शेष प्रांतों में था। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे और 643 और 646 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर शासक से बौद्ध के दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे और महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण बना था। हर्ष का काल उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीर भूमि दान दी गई थी और भूमि देने की सामंती प्रथा हर्ष ने ही शुरू की थी। देखो हम पहले इतना पढ़ लेते हैं। देखो हर्ष का जैसे ये आया तो उसने क्या किया, राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया और इसमें क्या हुआ, सामंतों का आगमन प्रारंभ हो गया कन्नौज में। इसका प्रारंभिक काल का हमें वर्णन बाणभट्ट से मिलता है, जो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा है उससे मिलता है। थानेश्वर में से लेकर इसका साम्राज्य नर्मदा नदी तक और गंजाम से लेकर पूरा पश्चिम बल्लवी तक था। कश्मीर को छोड़कर सारे प्रांत इसके पास थे। अब जैसे ही इसने स्टार्ट किया तो भैया कुछ दूत भी भेजाएगा यहाँ वहाँ। तो चीन में भेजाया एक दूत जो कि 441 में भेजा था, लेकिन 41 में खोज ने भेजाया और वहाँ से 643 और 646 में 2 चीनी दूत इसके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के जो बौद्ध दांत थे उनको बलपूर्वक वहाँ से प्राप्त कर लिया, वहाँ के शासक थे, और महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण बना। हर्ष के काल में उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीरें दी गई और इसी से सामंती प्रथा हर्ष के टाइम पे शुरू हो गई। चीनी यात्री हैंसोंग के अनुसार हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बटी हुई थी। एक भाग राजा
के खर्च के लिए, दूसरा भाग विद्वानों के लिए और तीसरा भाग अधिकारी आमलों के बंदोबस्त के लिए और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए खर्च किया जाता था। किसने कहा है? हेनसोंग के द्वारा कहा गया है कि हर्ष इतना महान शासक था, उसकी राज्य से जितनी भी आय होती थी वह 4 भागों में बांट देता था। पहला खुद के लिए रखता था, खुद के खर्च के लिए, दूसरा विद्वानों के लिए देता था, तीसरा जो अधिकारी हैं उनके लिए खर्च करता था बंदोबस्त के लिए, और चौथा धार्मिक कार्यों के लिए खर्च किया करता था। हर्ष के शासनकाल का महान महत्व हमें चीनी यात्री हेनसोंग के भ्रमण को लेकर और नालंदा में बुद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत में बौद्ध ग्रंथ बटोर कर जाने के लिए आया था। तो हमें इसका जो महत्व कैसे पता चलता है? तो जो चीनी यात्री था हेनसोंग, उससे पता चलता है क्योंकि वह नालंदा में जो बौद्ध विश्वविद्यालय था वहाँ पढ़ने आया था, शिक्षा प्राप्त करने आया था। हेनसोंग ने शूद्रों को कृषक कहा है। चीनी यात्री ने मेहतर, चांडाल आदि अछूतों के विषय में भी उल्लेख किया है। मतलब शूद्रों का तो वर्णन किया है कि ये कृषक थे, लेकिन मेहतर और चांडाल भी कुछ अछूत भी पाए जाते थे। चीनी यात्री के समय बौद्ध लोग 18 संप्रदाय में बटे हुए थे। इसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण पोषण 100 गांव के राजस्व से होता था। तो जो चीनी यात्री था इसने क्या कहा था कि जो बौद्ध लोग थे वह 18 संप्रदाय में बटे हुए थे और नालंदा विश्वविद्यालय है उसको पूरा भरण पोषण 100 गांव के राजस्व से होता था। हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में नहीं बल्कि 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद के रचयिता के रूप में याद किया जाता है। इन्हें साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। तो विद्वानों का यदि हम वर्णन देखें तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि भैया संपोषक थे विद्वानों की, नहीं, बल्कि खुद भी साहित्यकार थे। इन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसी पुस्तकें रची हैं। हर्ष ने बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर और हेनसोंग आदि विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। मतलब कई संरक्षण भी दिए हैं, जैसे बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर और हेनसोंग। हर्ष दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने इसे नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था, जिसकी अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी थे, जैसे कि सेहनाद जो कि सेनापति था, कुंतल अश्वसेना का प्रधान था, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान था और सामंत महाराज यह नागरिक प्रशासन के प्रमुख होते थे। हर्षवर्धन के टाइम पर हम जो देखते हैं अवंती, वो हमें कैसे प्रतीत होती हैं? युद्ध और शांति का अधिकारी था अवंती। और कुछ भी अधिकारी थे जैसे कि शहनाद, यह सेहनाद करके सेनापति बन गया। कुंतल अश्व सेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त यह हस्त सेना का प्रधान था और सामंत महाराज यह नागरिक प्रशासन के प्रमुख थे। यह सूर्य विष्णु बुद्ध के उपासक थे और हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य भी मिलता है। तो हर्ष सूर्य भगवान के, शिव भगवान के और बुद्ध भगवान की उपासना करते थे और हर्ष को का नाम क्या है दूसरा? शिलादित्य है। हर्ष ने शिव पार्वती की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। हर्ष ने कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन किया था तथा प्रयास में हर 5वें वर्ष में वह महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। छठे समारोह में हेनसोंग सम्मिलित हुआ था। तो हर्ष क्या करता था? कन्नौज में हमेशा एक धर्म सभा का आयोजन करता था और प्रयाग में हर 5 वर्ष में वह महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और जो 6वां समारोह था इसमें हेनसोंग इसमें सम्मिलित हुआ था। गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। आप इस कथन पर सहमत हैं? तो गुप्तकाल भारतीय इतिहास के परिवर्तन का काल है। गुप्तकाल की उपलब्धियों का मूल्यांकन इतिहास का एक प्रमुख विवाद रहा है। गुप्तकाल की प्रमुख उपलब्धियां निम्न प्रकार है। पहले आते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में देखेंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र में पक्ष में तर्क क्या है? तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा विशाल राज्य की स्थापना की गई है, इसलिए भी हम इसको स्वर्ण युग कहते हैं। साम्राज्य सुरक्षित और विस्तार हेतु इन्होंने विशाल सेना का गठन किया था। संपूर्ण राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया था। तो ये पक्ष में तर्क हो गए। अब आते हैं विपक्ष में तर्क। तो यातायात और संचार का अभाव, केंद्रीकरण, प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह बताता है। न्यायिक विधान परस्पर मान्यता और वर्ण व्यवस्था आधारित थी। गुप्त शासन में नियमित और प्रशिक्षित सेना का गठन नहीं किया था। तो हम जो गुप्त साम्राज्य में प्रशासन देखते हैं तो स्वर्ण युग में हमें बताया जाता है कि जो समुद्रगुप्त हैं, विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, इनका विशाल साम्राज्य था। इन्होंने एक
अपनी सुरक्षा के लिए और विस्तार के लिए एक विशाल सेना का गठन किया था और संपूर्ण राष्ट्रीय एकीकरण स्थापित किया था। तो ये उसके पक्ष में तो हो गई, लेकिन विपक्ष में कुछ लोग क्या कहते हैं कि यातायात और संचार का अभाव था, तो केंद्रीकरण कैसे संभव है। फिर न्यायिक विधान जो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार और जो वर्णन व्यवस्था थी उसके आधार पर तो महान कैसे हो गया। गुप्त शासन ने नियमित एवं अप्रशिक्षित सैनिकों का गठन नहीं किया था, तो मतलब एक प्रशिक्षित सैनिकों का गठन नहीं किया था, तो ये विशाल सेना का भी क्या महत्व, तो ये आप मतलब उसके विपक्ष में तर्क आते हैं। आर्थिक क्षेत्र में पक्ष में तर्क है कि भूमि अनुदान से कृषि विस्तार हुआ था गुप्त में, और शिल्प उद्योग वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ था। ताम्रलिप्ति भड़ोच जैसे बंदरगाह पर आधारित थे। तो जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें पक्ष में तर्क है कि इनकी भूमि अनुदान से कृषि विस्तार हुआ था, शिल्प उद्योग एवं वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ, ताम्रलिप्ति एवं भड़ोच जैसे बंदरगाहों का भी अधिकार हुआ था। विपक्ष में तर्क क्या है, भूमि अनुदान से भूमि विखंडन को बढ़ावा मिला और परवर्ती काल नगरीकरण के पतन का एक साक्ष्य प्राप्त भी होता है। तो यदि हम अर्थव्यवस्था में देखें तो गुप्त साम्राज्य में भूमि अनुदान करके कृषि का विस्तार हुआ, शिल्प उद्योग वाणिज्य उद्योग बने, बड़े बड़े बंदरगाह जैसे कि भड़ोच और ताम्रलिप्ति पर अधिकार हो गया। लेकिन इसके विपक्ष में आता है कि इनका व्यापारिक से रिलेटेड जो है, इनने भूमि का इतने बांट दिया, अनुदान कर दिया कि भूमि का विखंडन होना स्टार्ट हो गया और परवर्ती काल में नगरीकरण के पतन के भी साक्ष्य मिलते हैं। सामाजिक क्षेत्र पक्ष में तर्क है कि शूद्र और दासों की स्थिति में सुधार हुआ था। जो सामाजिक सुधार बताते हैं कि शूद्र और जो दास थे उनकी स्थिति सुधरी थी। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि शूद्र ओमकार के बदले नमः शब्द का प्रयोग कर पंच महायज्ञ कर सकते थे। जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इसमें मतलब शूद्रों को अधिकार दिया गया था कि वह ओमकार के बदले ये नमः शब्द का प्रयोग करके भी 5 महायज्ञ हैं उनको कर सकते हैं। भूमि विखंडीकरण से दास मुक्त हो गए थे। जितने भी दास थे उनको भूमि मिल गई थी, वो क्या हो गए थे, दास मुक्त हो गए थे। विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि वर्णाश्रम व्यवसाय से शूद्रों का स्थान निम्न रहा था, अस्पृश्यता का प्रचलन था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसे साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। समाज में हम गुप्त साम्राज्य का देखें तो क्या विस्तार हुआ था। पहले तो दास की और जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति सुधरी। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि दास ओमकार की जगह नमः शब्द का प्रयोग करके महापंच महायज्ञ कर सकते हैं और भूमि विकेंद्रीकरण से जो दास थे वह दास मुक्त हो गए थे। लेकिन विपक्ष में तर्क आता है कि अभी पर्दा प्रथा थी, अस्पृश्यता का प्रचलन था, बाल विवाह होता था और वर्णाश्रम व्यवस्था से शूद्रों का स्थान निम्न ही बना रहा था। मतलब दास मुक्त हो गए थे लेकिन वो दास ही थे। धार्मिक क्षेत्र में पक्ष में तर्क आते हैं कि गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु इन्होंने अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान किया था। चिंतन एवं दर्शन का विकास हुआ जो कि एक क्षण दर्शन में हमें इसको उदाहरण मिलते हैं। विपक्ष में तर्क है कि गुप्त शासक अशोक के मुकाबले धार्मिक सहिष्णु नहीं माने जाते। भले उन्होंने सभी धर्मों को माना लेकिन वह अशोक के जैसे सहिष्णु नहीं थे। धार्मिक पक्ष में गुप्त में आता है सबसे पहले यह वैष्णव धर्म की अनुयायी थी, लेकिन सभी धर्मों को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया है, चिंतन दर्शन पर ज़्यादा महत्व दिया है, विकास हुआ है और सर्व दर्शन का उदाहरण हमें इसमें मिलता है। विपक्ष में तर्क है कि गुप्त शासक अशोक के मुकाबले ज़्यादा धार्मिक सहिष्णु नहीं थे। सांस्कृतिक क्षेत्र में पक्ष में तर्क है कि इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का शिव और विष्णु मंदिर, मूर्ति निर्माण करवाया सारनाथ शैली में। चित्रकला अजंता बाग गुफाओं की चित्रकलाएं, पुराण स्मृतियाँ, महाभारत रामायण की रचना हुई। प्रमुख साहित्यकार कालिदास, विष्णु शर्मा, शूद्रक इनके समय थे। विपक्ष में तर्क आता है कि यह सांस्कृतिक विकास श्रृंखला हड़प्पा काल से निरंतर ही चली आ रही थी, तो इसने कोई मतलब इनने काल में कोई बड़ा कार्य नहीं था। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में इन्होंने क्या योगदान दिया, इन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का विष्णु मंदिर और शिव मंदिर, नचना कुठार वगैरह इन्हीं के टाइम के बने हुए हैं। लक्ष्मण मंदिर भी बनी के टाइम का बना हुआ है। मूर्ति निर्माण करवाई जो कि सारनाथ शैली में थी। चित्रकला अजंता बाग की गुफा में हुई थी। पौराणिक स्मृतियाँ, रामायण महाभारतों की रचना हुई। साहित्यकारों को संरक्षण दिया, कालिदास, विष्णु शर्मा, शूद्रक जैसे महान साहित्यकार इनके टाइम पे हुए। लेकिन विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि ये परंपरा जो है संरक्षण की वो तो हड़प्पा कालीन टाइम से चली आ रही, सबने संरक्षण दिया और सभी ने कुछ ना कुछ काम कराया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में गुप्त काल का
योगदान आर्यभट्ट, भाष्य, ब्रह्मगुप्त, वारामहिर जैसे गणितज्ञ, धन्वंतरि जैसे चिकित्सक और नागार्जुन जैसे रसायनज्ञ इनके समय थे। यद्यपि संस्कृति एवं साहित्य एवं प्रौद्योगिकी कृषि से गुप्त काल में अभूतपूर्व प्रगति हुई, किंतु राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रगतिशील बातों के बावजूद सामंतवादी दोष, आर्थिक अवनति के कारण गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग की संज्ञा देने हेतु सामंती दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अब आते हैं कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष का विस्तार पूर्वक टिप्पणी करनी है। तो जो कन्नौज थी उस पर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, उसका विस्तार पूर्वक टिप्पणी करनी है। कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ क्यों था? हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बना। इससे वहाँ स्थान प्राप्त हुआ जो कि गुप्त काल तक मगध का रहा था। उत्तर भारत के चक्रवर्ती साम्राज्य या शासक बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना आवश्यक समझा जाने लगा। तो जैसे ही हर्ष का निधन हुआ तो कन्नौज जो उनकी राजधानी थी उन पर अनेक शासकों ने अपनी आंखें गड़ा ली कि हमें चाहिए, हमें कर ली, और ये शक्तियों का केंद्र बन गया। क्योंकि जैसे गुप्त काल में मगध था जितनी शक्तिशाली, वैसे ही उत्तर भारत का चक्रवर्ती शासक बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना आवश्यक हो गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियाँ पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया। तो जैसे ही 8वीं शताब्दी आई तो यहाँ से पाल, वहाँ से गुर्जर प्रतिहार और यहाँ से राष्ट्रकूट, तीनों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो कि 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तरी भारत के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस समय कन्नौज पर शक्तिशाली आयुध शासकों का शासन था। मतलब कन्नौज पर कुछ शक्तिशाली उत्तराधिकारी नहीं थे, कोई अच्छे शासक नहीं थे, इसलिए ये कारण बना। इस काल में कन्नौज के आसपास के उत्तर भारत के क्षेत्रों को मध्य देश कहा जाता था। तो इस समय जो कन्नौज के आसपास का क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता था? मध्य क्षेत्र या मध्य देश कहा जाता था। वास्तव में 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रारंभ होने वाला यह त्रिपक्षीय संघर्ष 200 वर्षों तक चला। यह त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ प्रतिहार नरेश वत्सराज के द्वारा किया गया था। मतलब इनके प्रति कोई हार न जाए इसलिए वत्सराज ने इसको स्टार्ट कर दिया। प्रथम चरण पहला आता है। प्रथम चरण में वत्सराज, ध्रुव और धर्मपाल का सामना हुआ। वत्सराज ने कन्नौज के आयुध शासक इंद्रायुध को युद्ध में पराजित करके उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। प्रतिहार गंगा यमुना के संगम तक पहुंच गए और पाल बंगाल शासक का प्रभाव प्रयाग तक बढ़ गया। परिणाम स्वरूप युद्ध असंभाव्य हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, प्रथम चरण में जो वत्सराज थे और ध्रुव और धर्मपाल, इन तीनों का बीच में संघर्ष हुआ। कैसे हुआ? तो वत्सराज ने कन्नौज के जो शासक थे इंद्रायुध उनको हरा दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और वहाँ से गंगा यमुना की सीमा तक पहुँच गए, संगम तक पहुँच गए। वहाँ पर पालों का पहले से प्रभाव था और दोनों ही सामने आ गए और लड़ाई स्टार्ट हो गई इनकी। प्रतिहार शासक या प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल के बीच में उत्तर भारत पर शक्ति विस्तार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया और सर्वप्रथम वत्सराज को पराजित कर दिया। देखो दो लड़ रहे थे, प्रतिहार राजा लड़ रहे थे और पाल राजाओं के बीच में युद्ध हो रहा था। यहाँ से राजा लड़ रहे थे वत्सराज और वहाँ से लड़ रहे थे धर्मपाल, दोनों के बीच में युद्ध हो गया था। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना बीच में कूदने के लिए, तो राष्ट्रकूट के राजा थे कौन? ध्रुव। वह युद्ध में कूद गए और उन्होंने वत्सराज को पराजित कर दिया। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट ही दक्षिण भारत की एक ऐसी शक्ति बनी थी जिसने उत्तर भारत की राजधानी या राजनीति में हस्तक्षेप किया था, दक्षिण से उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय युद्ध में एकमात्र ऐसे शासक थे जो कि दक्षिण भारत के होते हुए भी उत्तर की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे और आक्रमण कर रहे थे। तदुपरांत ध्रुव ने गंगा यमुना पर मध्य कहीं धर्मपाल को हराकर इन विजयों के बाद वह दक्षिण वापस लौट गया। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम चरण राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव की अल्पकालीन सफलता का चरण रहा था। तो अब इसमें क्या हुआ, पहले इनने किसको हरा दिया? वत्सराज को हरा दिया ध्रुव ने, फिर धर्मपाल को भी वहीं पर बीच में ही कहीं हरा दिया। तब उत्पाद क्या हुआ कि इनने गंगा यमुना पर अपना क्षेत्र स्थापित कर लिया, शांति हो गई और इनने
इनकी सबसे बड़ी गलती क्या हो गई, वापस चले गए। ध्रुव ने कहा कि हम तो जीत गए, अब हम जाएंगे अपने रिश्तेदारों में बांटेंगे मिठाई, और ये चले गए। तो अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा क्या, इनके जाने के बाद दूसरा चरण स्टार्ट। त्रिपक्षीय संघर्ष में द्वितीय चरण के विस्तार में दो शक्तियाँ ही निहित थी। पहले आते बंगाल के धर्मपाल और गुर्जर प्रतिहारों का वश। तो अब जैसे ही ये ये ध्रुव थे जो राष्ट्रकूट राजा थे, राष्ट्रकूट इसमें जीत गए पहले चरण में। तो ये कहाँ घर लौट गए। तो अब कौन लड़ेगा, कौन कौन हारा था, तो राष्ट्रकूट और जो गुर्जर प्रतिहार थे वो हारे थे। तो बंगाल का धर्मपाल और जो गुर्जर प्रतिहार का वसराज है, अब वो दोनों लड़ेंगे। कन्नौज क्षेत्र में इस समय आयुध वंश के दो भाई इंद्रायुध और चक्रायुध आपस में संघर्षरत थे। तो कन्नौज में जो इंद्रायुध था जिसको वसराज ने हराया था, वो अब किससे लड़ा था, चक्रायुध से लड़ा। कि जब वो लड़ने आया था तुम कहाँ गए थे, तो दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। तो अब इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, तीसरा। तो वसराज और जो धर्मपाल थे वो भी युद्ध में कूद जाएंगे। कन्नौज नरेश चक्रायुध को पाल नरेश के संरक्षण के कारण स्वामित्व प्राप्त हो गया। तो इसमें चक्रायुध और इंद्रायुध जब लड़ रहे थे तो इनको पाल नरेश से संरक्षण प्राप्त हुआ और ये जीत गए। 11वीं शताब्दी में चंपू काव्य उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तर पथ स्वामी कहा गया है। तो 11वीं शताब्दी में जो एक पुस्तक लिखी गई चंपू काव्य उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को क्या कहा गया है, उत्तरापथ स्वामी कहा गया है। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस द्वितीय चरण में प्रतिहार नरेशों की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी, कि पता ही नहीं था कि लड़ भी रहे नहीं लड़ रहे। दूसरे चरण में हमें प्रतिहार नरेशों की भूमिका स्पष्ट नहीं होती। अब आता है तीसरा चरण। इस चरण में प्रथम चरण की घटनाएं पुनरावृत्ति हुई थी। इस समय प्रतिहार वंश की सत्ता वत्सराज के पराक्रमी पुत्र नागभट्ट द्वितीय के हाथ में आ गई थी। मतलब अब इसमें प्रतिहार राजा, दूसरे में तो इन्हें कुछ नहीं किया, तीसरे में क्या था, जो वत्सराज थे वो बूढ़े हो गए। तो उन्होंने बोला कि भाई बेटा अब तुम हमारी ये लड़ाई लड़ोगे, तो अपने पुत्र पराक्रमी पुत्र नागभट्ट द्वितीय को दे दिए, तुम लड़ो। कन्नौज की गद्दी पर चक्रायुद्ध की स्थापना प्रतिहार नरेश नागभट्ट के लिए एक चुनौती बन गई थी। पहले इंद्रा युद्ध था, वो जब गया तो उसके बाद कौन आया, चक्रायुद्ध आया। तो जैसे ये गद्दी बैठे तो इनने सोचा यार हम यदि ये नहीं बैठे तो हम गद्दी ले लेते, लेकिन अभी बैठ गए तो हमें क्या चुनौती मिल गई, किनको मिल गई, ये नागभट्ट द्वितीय को मिल गई। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट ने आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग राजाओं को पराजित किया था। मतलब ये छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था नागभट्ट द्वितीय। इसने क्या क्या प्रयाग नहीं आंध्र, सिद्ध, विदर्भ और कलिंग राजाओं को हराया था। ये किससे पता चलता है हमें, गुजरात प्रशस्ति से पता चलता है। नागभट्ट ने मुंगेर के निकट धर्मपाल की सेना को पराजित किया। तो वहाँ से बंगाल का शासक भी आ रहा था कन्नौज पर आक्रमण करने। इन्होंने क्या किया, मुंगेर में उसको पकड़ा और उसको खूब कूटा और उसको पराजित कर दिया। इसका काव्यात्मक विवरण ग्वालियर लेख से मिलता है। तो हमें इसकी जानकारी भी कहाँ मिलती है, तो हमें ग्वालियर जो लेख है वहीं से प्राप्त होता है कि इनने जो धर्मपाल था उसको भी हराया था। इस विवरण के अनुसार भयभीत पाल नरेश ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से सहायता मांगी। तो राष्ट्रकूट में पहले जीते थे, तो अब जो पाल थे वो हार गए, किससे, नागभट्ट द्वितीय से। वो गए राष्ट्रकूटों के पास, बोले देखो आपने पिछली बार हराया था, इस बार भी आप हरा दो, प्लीज़ प्लीज़ भैया हरा दो। तो क्या हुआ, सफलतापूर्वक गोविंद तृतीय ने नागभट्ट पर आक्रमण किया। वो भी मान गए कि हाँ भैया हमने पहली बार हराया था पिछली बार, अब भी हम हरा सकते हैं। तो इनने नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। किसने, गोविंद तृतीय, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। संजन ताम्रपत्र से पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया गया था। तो जैसे ये गोविंद तृतीय आए मैदान में, नागभट्ट को कूटा और उनको पराजित कर दिया। ये इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वहाँ पे बैठी थी एक लड़की जिसका नाम था संजन, उसने एक ताम्रपत्र लिखा जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है संजन ताम्रपत्र से। धर्मपाल की मृत्यु के बाद नागभट्ट ने कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित किया और उससे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बना लिया। तो धर्मपाल की मृत्यु हो गई, नागभट्ट, अब वो तो गोविंद तृतीय थे, वो तो उनको हरा के चले गए, फिर से दक्षिण में चले गए। यहाँ धर्मपाल की विजय हुई क्योंकि धर्मपाल की सहायता की थी इनने, गोविंद तृतीय ने धर्मपाल की सहायता की थी तो वो जीत गए। जैसे तब उनकी मृत्यु हुई धर्मपाल की, तो कौन बनेगा, नागभट्ट ने कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बना दिया। हमारी राजधानी कोई आक्रमण करके तो देखिए। तो तीसरे चरण में कौन जीता है भैया, हारे तो थे नागभट्ट लेकिन शासन स्थापित कर लिया।
अब आता है त्रिपक्षीय संघर्ष का चौथा चरण। काफ़ी विवादास्पद रहा है। विवादों के दो प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो हमें गोविंद तृतीय के उत्तर भारतीय आक्रमण के काल से संबंधित है और दूसरा उसके कारण से। तो पहला हमें चौथा चरण बहुत विवादास्पद था, पता ही नहीं चलता। पहले तो उनका काल ही हमें गलत बताया जाता है और दूसरा तो कारण क्या था, क्यों गए थे, तो ये भी। पहले बाणी, राधनपुर और अमूद वर्ष प्रथम के साजन ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने स्तंभ के 12 सहयोगी को पराजित करने के बाद गुर्जर, मालवा और कौशल, बंग और उंडक प्रदेशों को जीता था। तो अब जैसे ही ये गोविंद तृतीय जीत के गए, अब ये खुश के देखो भैया हमें उत्तर भारत वालों को हरा के गए, सब है ऐसे ही, तो कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं जो हमें हरा सके। इसलिए इन्होंने फिर से आक्रमण करने की सोची। इन्होंने अपने कुछ 12 सहयोगों को लिया और किसको पराजित किया, कुछ अपने 12 सहयोगी थे आसपास के, उनको पराजित किया और कुछ लोगों को साथ में लेकर गुर्जर, मालवा, कौशल, बंग और योडक जो प्रदेश थे उन पर आक्रमण किया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो याद है ना, जिससे हमें ये पता चला था कि गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराया था। किससे, साजन ताम्रपत्र से। तो इसकी जानकारी भी हमें बाणी, राधनपुर और अमूद वर्ष का जो प्रथम साजन ताम्रपत्र था उससे प्राप्त होती है। इनके जीवन काल में गोविंद तृतीय ने इतना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था कि उसके घोड़े शत्रु क्षेत्र में पदार्पण करने बिना हिमालय से श्रीलंका कन्याकुमारी तक दौड़ सकते थे। मतलब जो हमारा गोविंद तृतीय है, इसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था कि इसके घोड़े किसी भी शत्रु राज्य में जाए बिना कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ सकते थे। इस चरण में भी पूर्वगामी प्रथम चरण की पुनरावृत्ति हुई। जैसे ध्रुव को राष्ट्रकूट साम्राज्य के आंतरिक मामले के कारण लौटना पड़ा था, उसी कारण गोविंद तृतीय भी अधिक समय तक गंगा घाटी में ना रह सके और चले गए। जैसे कि ध्रुव चले गए थे राष्ट्रकूट से, ऐसे ही जो गोविंद तृतीय है वो भी वापस चले गए। फिर आता है इसका पंचम चरण। इस समय पाल शासक धर्मपाल का शक्तिशाली पुत्र देवपाल था। इसका समकालीन गुर्जर प्रतिहार वंशी रामभद्र जो कि एक निर्बल शासक था। तो पंचम चरण में देखो सब पिता चले गए, अब उनके आते हैं बच्चे। तो पाल वंश से आएगा धर्मपाल का पुत्र देवपाल, और गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट का पुत्र रामभद्र जो कि एक दुर्लभ शासक है, दुर्बल था। दूसरी ओर राष्ट्रकूट राज्य के अल्प वयस्क अमोघ वर्ष भी कठिनाइयों से घिरा हुआ था। चालुक्य शक्तियों का उदय हो रहा था, जो कि हालांकि हुई भी। इसके पश्चात उसने अमोघ वर्ष द्वारा उसकी पराजय हुई और उसने नारायण की उपाधि धारण की। तो इसमें क्या था, राष्ट्रकूट भी कुछ अल्प वयस्क अमोघ वर्ष थे, उसके कठिनाइयों का सामना कर रहे थे क्योंकि इसमें चालुक्य शक्तियों का उदय हो रहा था। इसके पश्चात उसने वीर अमोघ वर्ष द्वारा अपनी पराजय हुई, किसकी, चालुक्यों की, और नारायण की उपाधि धारण की अमोघ वर्ष ने। फिर आता है छठवां और अंतिम चरण कन्नौज संघर्ष का। त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहारों की अंतिम विजय से हुआ था, क्योंकि वो ही सबसे पहले आक्रमण करने के लिए आए थे गुर्जर प्रतिहार। तो वो जब अच्छे से हारेंगे, अंतिम विजय होगी, तब उस समय प्रतिहार वंश के शासन की बागडोर एक अत्यंत पराक्रमी शासक मेहर भोज के हाथों में थी। सर्वप्रथम उसने कन्नौज एवं कलिंजर को जीतकर अपने साम्राज्य में लाया था, किंतु वह पाल शासक देवपाल और राष्ट्रकूट शासक द्वितीय द्वारा पराजित किया गया था। किसको हराया था, मेहर भोज को हराया था, जिसने कालिंजर और कन्नौज जैसे साम्राज्य जीत लिए थे, लेकिन वह राष्ट्रकूट और देवपाल से पराजित हो गया था। अरब इतिहासकार सुलेमान के अनुसार मेहर भोज अरबों के प्रति बहुत क्रूर और इस्लाम धर्म का विरोधी था। जो मेहर भोज था वह अरबों से बहुत नफरत करता था और इस्लाम धर्म का विरोधी था। प्रारंभिक असफलता के बाद भोज ने कृष्ण द्वितीय की राजनीतिक कमजोरियों का लाभ उठाते हुए नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया और उससे मालवा क्षेत्र, जैसे अमोघ वर्ष से कन्नौज चला गया, तो इन्होंने क्या, जो कृष्ण द्वितीय थे इनकी कमजोरियों का पता लगाया और नर्मदा नदी के तट पर उनको पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके साथ हमारा कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध होता है समाप्त। अब आता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। धार्मिक सामाजिक सुधार का उदय हुआ। इस कथन पर
आप क्या समझते हैं? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सामाजिक सुधार का युग माना जाता है। उत्तर भारत के मध्य गंगा घाटी की 6वीं शताब्दी BCE में धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। अनेक मत एवं दर्शनों का प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। तो हम 6वीं शताब्दी में थी धार्मिक सुधार देखें तो उत्तर भारत में हुए थे, क्योंकि गंगा घाटी में 6वीं शताब्दी BCE में धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ, जिससे क्या थे बहुत सारे मत दर्शनों का प्रभाव हुआ और बौद्धिक आंदोलन प्रारंभ हो गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन के इन बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र मगध था और इस युद्ध में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों की चर्चा मिलती है। तो हमें जो 6वीं शताब्दी थी उसमें धार्मिक आंदोलन की जो बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र क्या था, मगध, और इस युद्ध का लगभग कितना 62 धार्मिक संप्रदायों की चर्चा मिलती है। इन धार्मिक बाहुल्य गतिविधियों का कारण इस काल को धार्मिक आंदोलन का काल कहा जाता है। इस काल के धार्मिक संप्रदायों ने पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के दोषों और बुराइयों पर चोट की, इसलिए इन धर्मों को सुधारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस समय बहुत सारी गतिविधियाँ होती धर्म से रिलेटेड, इसलिए धार्मिक आंदोलन कहा जाता है। इस काल में क्या हुआ था, धार्मिक संप्रदाय ने पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के दोष बुराइयों को ठीक किया, चोट किया, इसलिए इसको सुधारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में धार्मिक आंदोलन के उदय का कारण क्या था? पहले आते हैं आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। दो प्रमुख कारण थे। आर्थिक कारण क्या था? 6वीं शताब्दी में नए धर्मों के उदय का विस्तार वास्तविक कारण उत्तर और पूर्वी भारत में प्रकट हुई नई कृषि व्यवस्था में निहित था। इस काल में लोहे की प्रचुर मात्रा में जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ और बस्तियां बसी। यज्ञों में पशु बलि की प्रथा से नई कृषि व्यवस्था में कमी महसूस की जाने लगी थी। देखो 6वीं शताब्दी में क्या हुआ था, लोहे का आविष्कार हो गया था, बड़ी भूमि चाहिए थी, तो उत्तर से पूरब तक की जितने भी जंगल थे उनको काटा गया लोहे से और वहाँ पे कृषि भूमि का निर्माण किया गया। और इस समय होती थी यज्ञों में बहुत बड़ी संख्या में पशु बलि दी जाती थी, लेकिन कृषि व्यवस्था में सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है? पशुओं की ज़रूरत होती है। तो वो जब बलि हो जाएंगे तो पशु नहीं बचेंगे। तो इस नई कृषि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बनाने के लिए पशु हत्या पर रोक लगाना आवश्यक था। पशु हत्या पर रोक लगाने की जरूरत ने नवीन धर्मों के उदय को मार्ग प्रशस्त कर दिया कि वैसा धर्म चाहिए जो कि पशु हत्या को क्या करे, बंद करवा दे। तत्कालीन उत्तर वैदिक धर्म व्यापार वाणिज्य के विकास के बाधक थे। सूद लेन, कर्ज देना, समुद्री व्यापार को वैदिक धर्म में निषिद्ध किया गया था। अतः अब ऐसे धर्म की जरूरत थी जो इन प्रतिबंधों से मुक्त करे और व्यापार वाणिज्य की बढ़ावा दे, और बौद्ध धर्म इन जरूरतों को पूरा करता था। तो जो वैदिक धर्म है वह बहुत सारे जैसे कर्ज लेना, सूद लेना, समुद्री व्यापार करना, इन पर बहुत हद तक रोक लगाते थे। तो अब ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो कि इन सभी प्रतिबंधों को हटाए और वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा दे। तो बौद्ध धर्म में उभर के आया जो कि इन जरूरतों को पूरा करता था। अब आते हैं हमारे सामाजिक कारण। समाज चतुर्थ वर्ण व्यवस्था में संगठित था और वर्णों के बीच में असामंजस्य, भेदभाव, ऊंच नीच के कारण समाज तनावग्रस्त था। न्याय में वर्ण भेद कायम था। कर्मकांड का बोलबाला था। तो जो पूरा समाज था वह 4 वर्णों में विभाजित था। इनमें बहुत ज़्यादा असमानता थी, भेदभाव था, ऊंच नीच के कारण बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहता था समाज। और इसमें वेद जो वर्णवेद है वह इतना कायम था और कर्मकांड का भी बहुत बोलबाला था। इन स्थितियों के विरुद्ध ही नवीन धर्म का उदय हुआ। क्षत्रियों की स्थिति मजबूत होने से इन्होंने समाज में प्रथम स्थान प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों से संघर्ष शुरू कर दिया। वैश्य वर्ग ने अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए नवीन धर्मों को समर्थन दिया। तो इन स्थितियों के विरोध में क्या हुआ, जो नवीन धर्म था उनका उदय हुआ। क्षत्रियों की स्थिति मजबूत होने लगी क्योंकि उनको और काम करने का मौका मिला। समाज में प्रथम स्थान प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों से संघर्ष शुरू होने के लगे थे और वैश्य वर्ग ने अपनी स्थिति को सुधार करने के लिए नवीन धर्मों को प्रोत्साहन दिया और समर्थन दिया। पुरातन व्यवसाय में लौटने की प्रयत्न। तो इन नवीन धार्मिक आंदोलन की भौतिक प्रगति क्रिया के रूप में देखा जाता है। इस काल में सिक्कों का प्रचलन हुआ। नए प्रकार की संपत्तियों की अवधारणा ने जनसाधारण के
कष्ट बढ़ गए। देखो इसमें क्या हुआ था, जो नवीन धर्म आंदोलन था इसे भौतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। इस काल में सिक्कों का प्रचलन हुआ और प्रगत जो संपत्ति की नई अवधारणा हुई, जैसे जन साधारण थे उनके कष्ट बढ़ गए। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही धर्मों ने सरल शुद्ध और तपस्वी जीवन का समर्थन किया और लोहपूर्ण युग में लौटने की कामना करने के लिए लोगों की इच्छा पूर्ति की। तो इन्होंने किया था, जो बौद्ध धर्म जैन धर्म थे इन्होंने सरल धर्म शुद्ध और तपस्वी जीवन का समर्थन किया था और उसके साथ ही जो लोहपूर्व युग था उसमें लौटने की कामना की थी और जो कि लोगों की इच्छा पूर्ति भी थी। इन्हीं आर्थिक सामाजिक धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य गंगा घाटी के लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध जैन प्रमुख थे। इस काल में नई भौतिकवादी धार्मिक संप्रदाय उभर कर आए। इनमें कुछ नियतिवादी, अनाश्वरवादी, यथार्थवादी या फिर यथाचितवादी आदि थे। यह प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते थे और कर्म पुनर्जन्म को अस्वीकार करते थे। अजित केशवलिन संभवतः यह भारत का प्रथम भौतिकवादी चिंतक थे। इनका संप्रदाय यथार्थवाद और उच्छेवादी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि संसार की सभी घटनाएं अपने स्वभाव के अनुरूप घटित होती हैं। अतः व्यक्ति ने अपने आनंद के लिए जो इच्छा हो वही करना चाहिए। इनका मत था कि पृथ्वी जल अग्नि तथा वायु से शरीर निर्मित हुआ है। पाप पुण्य सत्य असत्य की कल्पना झूठी है। अजीत केशवलिन का चिंतन लोकायत परंपराओं को पुष्ट करता है। अनुश्रुतियों के अनुसार लोकायत दर्शन के संपादक बृहस्पति माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार अजीत के भिक्षुओं के संप्रदाय की स्थापना की थी। बुद्ध ने अजीत की यह कहकर निंदा की थी कि उन्होंने अस्पष्ट पथ का कोई सराहनीय लक्ष्य नहीं है। मकरवल्ली गोशाल आजीवक संप्रदाय। मकरवल्ली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का उल्लेख अशोक के अभिलेख में भी मिलता है और मध्यकाल के प्रारंभ तक यह संप्रदाय कहीं कहीं प्रचलन में था। मकरवल्ली गोशाल पहले महावीर स्वामी के शिष्य थे और लगभग 6 वर्षों तक साथ रहे, किंतु मतभेद हो जाने के बाद इन्होंने महावीर स्वामी का साथ छोड़ दिया। आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की। मकरवल्ली गोशाल की शिक्षा का मूल आधार अक्रियावादी और नियतिवादी था। इनके अनुसार मनुष्य नियति के अधीन है, इसमें न बल है न पराक्रम है, भाग्य के अतीत और सुख दुख भोगता है। जो भाग है उसके अधीन ही सुख और दुख भोगता है। कर्मवाद के सिद्धांत को मकरवल्ली गोशाल और उसके आजीवक संप्रदाय ने नहीं माना है। कर्मवाद का सिद्धांत है कि मनुष्य के वर्तमान जीवन का निर्धारण उसके पूर्व कर्म द्वारा होता है, किंतु वर्तमान जीवन के अच्छे कर्म करके वह अपने भाग्य को प्रभावित कर सकता है। पूर्ण कश्यप घोर अक्रियावादी। यह अक्रियावादी अर्थात अकर्म के प्रचारक थे। इनके मत से व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता। पूर्ण कश्यप या कर्म या पुनर्जन्म से कोई भी विश्वास नहीं रखते थे। संभवतः बुद्ध के निर्माण के 16 वर्ष वह श्रावस्ती में उनकी जल समाधि ले ली थी। संभवतः पूर्ण कश्यप ने ही सांख्य दर्शन की नींव डाली थी, जिसके अनुसार आत्मा को शरीर से अलग माना गया है। सांख्य दर्शन की नींव किसके द्वारा डाली गई है? पूर्ण कश्यप के द्वारा मानी जाती है। पुकुच कच्चायन नित्यवादी अणुवादी थे। ये पुकुच कच्चायन नित्यवादी अणुवादी थे। इन्हें नित्यवादी कहा जाता है। इन्होंने 7 तत्वों को नित्य बताया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु सुख दुख जीवन
तो इन्होंने कितने तत्वों को, 7 तत्वों को नियत बताया, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और जीव। ये तत्व ना तो पैदा किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट। अतः संसार में ना तो कोई किसी को मारता है और ना ही कोई जाता है। पुकुद कच्चायन ने इस विचार से परवर्ती वैशेषिक दर्शन का उद्भव हुआ। बाद में इस धर्म के अनुयायी भी मकरवल्ली गोशाल के आजीवन संप्रदाय से जुड़ गए। फिर आते हैं संजय विल्ठुपुत्र अनिश्चयवादी। इन्हें अनिश्चयवादी, आज्ञेयवादी और संदेहवादी कहा जाता है। इनके अनुसार ना कहीं कहा जा सकता है कि परलोक है और ना यह कि परलोक नहीं है। जीवन संबंधी कोई भी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है। फिर आते हैं चारवाक। यह भी प्रमुख भौतिकवादी चिंतक थे। इनका संप्रदाय लोकायत कहलाया। चारवाक को बृहस्पति का शिष्य माना जाता है। चारवाक ने बृहस्पति नामक ग्रंथ की रचना की है। इनके अनुसार भौतिक तत्वों से बना शरीर मानव का एकमात्र सार है। मृत्यु एकमात्र अंत है। ऐंद्रिक आनंद ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मृत्यु के बाद ना स्वर्ग है और ना ही नरक, इसलिए धर्म और पुनर्जन्म का कोई अर्थ नहीं है। चारवाक मोक्ष, आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते, किंतु विश्व का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। प्रमुख धार्मिक बौद्धिक आंदोलन। पहले आते हैं भौतिकवादी संप्रदाय, फिर आते हैं बौद्ध और जैन धर्म। भौतिकवादी चिंतकों का सामान्य दृष्टिकोण। भौतिकवादी संप्रदायों का सामान्य दृष्टिकोण यह रहता है कि समस्त धार्मिक साधनाएं, सदा चराचर शास्त्र व्यवस्था एक मनुष्यभूत जीवन का यथार्थ संभव सर्वाधिक उपयोग करना चाहिए। बौद्ध और जैनों के मताधिकता संबंध गुणों का तिरस्कार किया गया है। एक भौतिकवादी दर्शन ग्रंथ तत्वोपलब्धि समस्त धर्मों का पल्लवन करने वाला सह का लेखक जय शशि था, जो उग्र संशयवादी था और किसी भी निश्चय ज्ञान को संभावना को स्वीकार नहीं करता था। तो कौन सा है? तत्वोपलब्ध सह, इनके द्वारा क्या लिखा गया है? जय शशि लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन भौतिकवादी चिंतकों के चिंतन के मूल्यों में कार्य कारण संबंधी प्रकृति के नियम पर अटूट आस्था थी। उपनिषद के परिवेश से उद्भूत यह चिंतनवादी 6वीं शताब्दी BC में विकसित होकर नास्तिकवादी सिद्धांत के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए थे। यह ध्यान देने की बात है कि वैदिक धर्म का विरोध करने वाले सभी आचार उपदेशक संन्यासमय जीवन के समर्थक थे। ऋग्वेद कर्मकांड का विरोध बुद्ध के पहले ही उपनिषदों में मिलता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था। वास्तव में बौद्ध ने ईश्वर स्थान पर मनुष्य प्रतिष्ठा पर बल दिया है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी थे। इन्होंने आत्मा की परिकल्पना नहीं की है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अनात्मवाद निरात्मवाद भी कहा गया है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया है। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार वह स्त्रियों के अधिकारों का भी हिताई थे। हाँ, बौद्ध संघ का दरवाजा हर जाति के लिए खुला था। स्त्रियों के लिए भी संघ में प्रवेश करने के लिए अधिकार थे। संघ की सभा में प्रस्ताव या नीति का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुश्रवण कहते हैं। सभा की वैध कार्यवाही की न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। तो जो सभा थी उसमें जो प्रस्ताव था उसे नीति पाठ कहा जाता है और प्रस्ताव पाठ को अनुश्रवण कहा गया है। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंप्रदा कहा गया है। जो संघ थी उसकी प्रविष्टि को क्या कहा गया है? उपसंप्रदा कहा गया है।
बौद्ध संघ का संगत गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर, हत्यारा, ऋण व्यापारी, राजा के सेवक, दास, रोगी व्यक्ति, राजा, सेवक, दास, रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। तो इसमें जो संघ था इसमें कोई भी चोर, हत्यारा, ऋणी, व्यापारी, राजा, सेवक, राजा के कोई सेवक, दास, रोगी व्यक्ति, राज सेवक, दास या रोगी कोई भी नहीं आ सकता था। फिर आता है जैन धर्म। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु इनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैन धर्म पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करते हैं। इसके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि और युद्ध में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। नए धार्मिक आंदोलन का प्रभाव। नए धार्मिक आंदोलन विचारों के प्रादुर्भाव और विकास समकालीन सामाजिक जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन किए हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं। इस काल में सामाजिक समानता के विचारों को लोकप्रिय किया गया। बौद्ध मतावलंबियों तथा जैनियों ने जाति व्यवस्था में कोई महत्व नहीं दिखाया। उन्होंने विभिन्न जातियों के लोगों को अपने धर्म में स्वीकार किया। युगों से समाज में ब्राह्मणों को स्थापित प्रभुत्व को यह एक महान चुनौती थी। बौद्ध व्यवस्था में महिलाओं को स्वीकार करने पर समाज पर विशेष प्रभाव हुआ, क्योंकि इस कार्य में महिलाओं को पुरुषों के समान सम्मान समाज में प्रदान किया गया था। ब्राह्मणिक साहित्य में व्यवसाय करने के लिए लोगों को छोटा स्थान दिया जा गया था। समुद्र यात्रा की भी निंदा की गई है, लेकिन बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में जाति व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया गया है और ना ही समुद्र यात्रा को गलत समझा है। इसलिए इन नए धर्मों ने व्यावसायिक समुदाय को काफ़ी प्रोत्साहित किया। इससे भी अधिक इन दोनों धर्मों के द्वारा कर्म की अवधारणा पर भविष्य की जीवन के लिए बल देना अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी समुदाय की गतिविधियों के लिए अनुकूल था। नए धर्मों ने प्राकृतिक, पाली, अर्धमगधी जैसी भाषाओं को महत्व दिया। बौद्ध जैन दर्शनों की इन भाषाओं ने विवेचना की गई है। बाद में धार्मिक पुस्तकों को स्थानीय भाषा में लिखा गया। इसने स्थानीय भाषा के साहित्य के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जैनों ने अपने धार्मिक उपदेशों को अर्धमगधी भाषा में लिखवाकर प्रथम बार साहित्य को मिश्रित भाषा में लिखने का स्वरूप प्रदान किया था।